आज मैं अपने जीवन यात्रा के एक बहुत ही अहम जगह पे वापस लौटा हूँ। 62 साल पहले मैं इस रास्ते से एक नई दुनिया में गया था। मेरा जन्म जिस गांव में हुआ वो यहाँ से बहुत दूर है। इन हरे पहाड़ों के उस पार नीली पर्वतमालाएं हैं, वहाँ मेरा गांव है। बीच में कुछ पहाड़ों पर वो इंटर कॉलेज है जिसमें मैंने पढ़ा, और उसके बाद घने जंगल को पार करते हुए इंटरमीडिएट पास करने के बाद जब मैं आया था तो आकर के इस जंगल से होता हुआ निकलता था, और यही कच्चा रास्ता मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे ले जाने के लिए सामने दिखाई दिया। और 62 साल बाद इस पर चल रहा हूँ, और आज 80 साल मेरी उम्र है। 80 साल की उम्र में वापस अतीत में वहीं आना एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक, एक बहुत ही नराई वाला जो है वो अनुभव होता है। वही अनुभव कर रहा हूँ। लगता है जैसे सारी प्रकृति, सारे पेड़ पौधे, पत्थर, मिट्टी, जमीन, सब कुछ, हवाएं, बादल, सब जैसे वो मेरी पहचान के हैं और जैसे मिलने के लिए चले आ रहे हों। मैं क्या जानता था तब कि मुझे जीवन में कहाँ जाकर क्या बनना है, ये तो मुझे पता नहीं था। ये रास्ता सिर्फ वहाँ तक ले जाता था, और मैं एक अनजान बच्चे की तरह से आया था यहाँ से। और इतने समय बाद आज जब चारों ओर बुरोश खिले हुए हैं, सफ़ेद फूल खिले हुए, महल के सारे जंगली नाशपाती के पेड़ों पर सफ़ेद फूल खिले हुए हैं, बांस की पत्तियां नई पलवा निकल रहे हैं, उसमें नई नई पत्तियां निकल रही हैं और हवा में वो पलट रही हैं, और पीछे से उनका चांदी की तरह से चमक रही हैं वो पत्तियां। इसके अलावा भी सारे पेड़ मैं देख रहा हूँ हवा के साथ सरगोशियां कर रहे हैं, न जाने क्या क्या बातें हो रही हैं। आसमान में बहुत ही खूबसूरत बादल, सफ़ेद बादल चले आ रहे हैं, सफ़ेद भेड़ों की तरह से वो आसमान में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मैं अतीत में एक टाइम ट्रैवलर की तरह, एक काल यात्री की तरह से अपनी अतीत की यात्रा कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज 80 साल की उम्र में 62 वर्ष बाद फिर अपने अतीत में आने का मौका मिला। आज मैं लौट कर फिर उस जगह आया हूँ और अनुभव कर रहा हूँ सब कुछ, और ये रास्ता मुझे अब और आगे ले जाएगा, अतीत में भी ले जाएगा। इसीलिए तो मेरा मन करता है जहां भी हॉट सीट मिले मैं बैठूं उस पर। मैं देवेंद्र मेवाड़ी, कालागर का लड़का। कालागर मेरे गांव का नाम है। मैं एक विज्ञान लेखक हूं, और आम लोगों के लिए, आबाल वृद्ध सभी के लिए विज्ञान लिखता हूं। जब मैंने विज्ञान पढ़ा तो मुझे लगा कि जो मेरा बचपन था पूरा, जब मैंने प्रकृति की किताब पढ़ी तो तमाम चीज़ें किताबों में और उनके बारे में जानकारी मिल रही है, तो मुझे लगा कि ये मुझे पब्लिक को बताना चाहिए, अपने साथियों को बताना चाहिए। तो मैं सबके समझने लायक विज्ञान लिखने की बात सोचने लगा। कहानियाँ लिख रहा था उन दिनों, साहित्यिक पत्रिकाओं में छप रही थी। तो मैंने क्या किया कि विज्ञान को साहित्य की कलम से लिखना शुरू किया, और साहित्य की जितनी विधाएं हैं उन सब में विज्ञान को ढाला, ताकि लोग उसे पढ़ें, वो रोचक हो और वो सरस हो। क्योंकि साहित्य की कलम से लिख रहे हैं तो वो सरस होगा ही। तो करीब 30 किताबें लिख ली हैं, 4-5 किताबें अभी प्रकाशित होने वाली हैं, और ये मेरी लेखन यात्रा लगातार जारी है। और मैं संस्मरण भी लिखता हूँ, अपने आत्मकथात्मक और यात्रा संस्मरण और ये सब भी आते हैं, लेकिन विज्ञान बहुत लिखा है, और विज्ञान की ही मेरी पुस्तकें अभी और आगे आती रहेंगी।
शुरू हो गया है। रोहित, आप देखिएगा नीचे कॉलेज दिख रहा है, लाल छतें जो दिख रही है वो इंटर कॉलेज है। इस उम्र में तो ये ध्यान नहीं होता ना, इस उम्र में तो पता ही नहीं होता हमें जीवन में क्या करना है। हमें भी नहीं पता था, हम भी खेलते कूदते थे, उधर हमारी वो लैब थी और यहाँ कक्षाएं लगती थी हमारी सारी, इनमें हम इनमें पढ़ा करते थे। तो लेकिन जो विद्या मंदिर होता है, जो स्कूल होता है, कॉलेज होता है, वहाँ से वो हमें क्या दे रहा है वो जीवन में आगे जाके पता लगता है। आज मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पढ़ा, इसलिए मैं जीवन में कुछ कर पाया। ये सामने मेरा गांव है, एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसको जिम कॉर्बेट कहता है, काला अगर रिज। ये 10 किलोमीटर की रिज है। उस रिज से घना जंगल है ऊपर धूरे का, उसमें से जब धीरे धीरे नीचे उतरते हैं तो नीचे मकान दिखाई देना शुरू होते हैं। तो उसके और नीचे की चोटी के बीच में मकान जो दिख रहे हैं उनमें एक बाखली है जिसमें मेरा भी घर है। वहाँ से अपने पढ़ाई के दिनों में मैं आता था, पूरा पहाड़ वहाँ से पार करके उतर करके उस उतराई से फिर आकर के गोला खनस्यू आता था, खनस्यू से फिर इस पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती थी। और ये सब पैदल आते थे और यहाँ उखलकरना में पढ़ाई के लिए आ जाता था। खालगढ़ा रहते तो खालगढ़ा चले जाते थे। जब नैनीताल पढ़ता तो फिर मैं वहाँ कालागर गांव से यहाँ नैनीताल के रास्ते में मुक्तेश्वर की बस पकड़ने के लिए भटेलिया तक भी पैदल गया हूँ उस जमाने में। मशहूर विज्ञान लेखक देवेंद्र मेवाड़ी जी आज हमारे बीच में हैं। हम मुक्तेश्वर के पास की पहाड़ी मनाघेर में उनका एक लंबा साक्षात्कार लेंगे और उनकी जो जीवनी है मेरी यादों का पहाड़, इसके जरिए उनके जीवन में उनके काम में झांकने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो अतीत हैं, हमारा जो पिछला समय है, जो अब जिसमें बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं, विरासत बन गई हैं, उन चीज़ों की बात करेंगे, उस पहाड़ की बात करेंगे जहाँ घने जंगल थे, बाघ थे और उनके बीच रहने वाले इंसान थे। देवेंद्र मेवाड़ी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो देवेंद्र जी, हम मनाघेर में हैं जी। मनाघेर वो जगह है जहाँ से आप बस पकड़ते थे। उस हाँ, समय बस यहीं तक आती थी बिल्कुल। और हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कर सकते हैं कि इतना कठिन समय था वो, और मीलों पैदल चल के आप बस तक पहुंचते थे और वो बस आपको फिर आगे की दुनिया में ले जाती थी। मेरे सामने एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन कही जाने वाली पहाड़ी है, उस पर वो दूरबीन दिखाई भी दे रही है और उस दूरबीन के पार आपका गांव है काला आगर। हम काला आगर की ही बात करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है। और बहुत अच्छे ढंग से प्रतिबिंबित हुआ है मेरी यादों का पहाड़ में। पहाड़ पर जितने संस्मरण लिखे गए हैं उनमें से एक बेहतरीन संस्मरण मेरी यादों का पहाड़। तो मैं शुरू करता हूँ, उससे पहले एक अंश इसका आपकी याददाश्त के लिए, आपको फिर उस दुनिया में ले जाने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। वह मेरा गांव, मेरे लोग, मेरा मकान, वह घर आंगन, वे गाय भैंसें, वे सीढ़ीदार खेत, वे ठंडे पानी के नौले धारे, वे चहचहाती चिड़ियाँ, बनों में बोलते जानवर,
आकाश में उमड़ते बादल, वह झमाझम बरसती बारिश, वे छुआ छुआ बहते गाढ़ गधेरे, वह घाटियों से उठता हौल, वे उन बन बन खिले बुरूस, वे सुरीले लोकगीत, वे हुड़के की थापें, वे ढोल के बोल, वे बांसुरी की धुनें, वे जागाएं, ब्याह काज, त्यों त्यार, मेले, वे गाय भैंसों की टुनटुनाती घंटियां, घोड़ों के खनकते खाकर, वे नीले पहाड़, वह साफ सुकीला हिमालय, माल भाबर को उतरते हुए गाय भैंसों के बागुड़, और रह रहकर बज उठता मयल, घन मन। वह पाठशाला, वे संगी साथी, लम्फू लालटेन के उजाले और पढ़ाई के वे दिन। जी। तो बहुत रोमानी लगता है ये वर्णन, और आज तो इस तरह का पहाड़ हम नहीं देखते हैं। तो ये क्या वास्तव में इस तरह का पहाड़ था जहां आपका बचपन बीता, काला अगर का पहाड़? थोड़ा बताइए विस्तार से उन दिनों के बारे में, अपने बचपन के बारे में। आपने जो शब्द पढ़े उन्होंने वापस मुझे मेरे उसी 80 साल पुराने गांव में पहुंचा दिया। मुझे फिर से अपने गांव की याद आ रही है, और वह सबको, वो पथरीले पाथरों से छाया हुआ छत वाला मकान, वो जानवर, वो वन्य जीव, वो चिड़ियाएँ, वो तितलियाँ, फूल, लहलहाती फसलें, वो गीत, और वो सब कुछ याद आ रहा है। और गाढ़ गधेरे और नौले, छौछा बहते धारे, वो सब कुछ था उस समय। आज इसमें से बहुत कुछ ऐसा लगता है कि अब है भी कि नहीं, क्या सचमुच ऐसा था? मुझे लगता है कि ये शब्दों में एक ऐसा संग्रहालय बनाने की मैंने कोशिश की है, ताकि उस कालखंड का मेरा मेरा गांव एक प्रतिनिधि है उसमें, पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए, कि हमारे पहाड़, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारी प्रकृति, सब कुछ ऐसी थी। और ये उसका एक मैंने प्रामाणिक जो है रूप प्रस्तुत करने की कोशिश की। मुझे बहुत खुशी है कि पाठकों का बहुत प्यार मिला इसे। शुरू में इसको मैंने भेजा था नैनीताल समाचार में, मेरा गांव मेरे लोग नाम से। वहाँ 30 किस्तें छपी थी, और मुझे पता है कि पाठकों की सैकड़ों चिट्ठियाँ आया करती थी। संपादक राजीव लोचन साहब जो है वो मुझे बताते थे बीच में कि बहुत ही पसंद कर रहे हैं पाठक इसे, देवेंद्र आप इसको लिखते रहिए, और मैं लिखता रहा। शुरुआत की थी हम लोगों ने लिखने की, उसमें पार्टी दबात नाम से। पार्टी दबात अब गांव में दिखाई भी नहीं देती है कहीं, लेकिन हम तो पार्टी में लिखते थे। और दवात में कमेट का जो है सफ़ेद मिट्टी घोल करके वो होता था, और नरकुल की कलम से लिखते थे। जी। तो सचमुच उस समय का जो पहाड़ था, और उस समय के लोग, सारे गांव के जो लोग थे, खूब खेती करते थे, खूब जानवर पालते थे। हर घर में, हमारे घर में 20-25 जानवर तक मैंने खुद देखे हैं उसमें। भैंसें होती देवेंद्र थी। जी, जैसे आज लोग कहते हैं कि क्या रखा है पहाड़ में, और पलायन हो रहा है, लोग निकल रहे हैं, लेकिन जिस संपन्नता का आपने वर्णन किया है, जी। क्या वो संपन्नता लोगों को वापस ला सकती है? क्या उसे संपन्नता माना जाए, जंगल को, जानवर को, इस पर्यावरण को? इसको कैसे आप देखते हैं? मतलब, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बात कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहते हैं, इस नज़रिए से थोड़ा आने वाला भविष्य और नहीं, मुझे संभावनाएं। निश्चित रूप से मुझे लगता है, शहरों की चकाचौंध में युवा वर्ग चूंकि शहरों की ओर उतरा है, और लोगों को लगता है बाजार, मंडी, इन सब में और कहीं पर नौकरी में 2 पैसे मिल जाएं। लेकिन जिस समय की मैंने इस पुस्तक में बात की है, उस समय नौकरी का इतना उसके बारे में सोचना नहीं था, लोग इतना नहीं सोचते थे। उसमें लोग सोचते थे कि मेरे खेतों में कितना अनाज पैदा हो सकता है, कितनी फसलें मैं पैदा कर सकता हूँ। उसके अलावा जो है सारा जंगल हरे भरे थे, और जंगल के साथ एक ऐसा रिश्ता था, जो पर्यावरण की आप बात कर रहे हैं, इतना गहरा रिश्ता था कि जानवरों के लिए घास भी आती थी।
पेड़ों से भी पत्तियां काटी जाती थी, लेकिन पेड़ को कभी उसके सिरे को नहीं काटा जाता था, केवल उतना ही काटा जाता था जो कि जानवरों के लिए चारा बन जाए। उसके बाद उनकी पत्तियां, सूखी पत्तियों के पत्ते लाते थे, उनकी खाद बनती थी। जानवर चूंकि थे तो इसलिए गोबर की खाद खूब होती थी। खेतों में वो खाद डाली जाती थी और खूब अच्छी फसलें होती थी। और लोग उस समय मेहनत और श्रम का महत्व जानते थे, मुझे लगता है। और हम लोग बचपन से, हमारे यहाँ माना जाता था कि दूध दही जो है वो बहुत ज़रूरी है, और दूध दही बहुत होता था। दूध दही की बहार रहती थी, एक तरह से कह लीजिए, क्योंकि हम लोग बचपन में जो है हमें खूब दिया जाता था। उसके अलावा जो है उस समय के गाँवों की स्थिति ऐसी थी कि 2-3 अकाल भी मैंने देखे, जब सूखा पड़ गया था और उस समय या ओले गिरे तो फसलें बर्बाद हुई। इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि उस समय कोई इतनी बड़ी परेशानी हुई थी। जब बहुत अधिक संकट आया तो उस समय लोगों ने हल्द्वानी बाजार जा कर के वहाँ से चने खरीद लाए। चने उसी को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल किया कुछ समय के जी। लिए, तब तक अपनी तो फसलें आज फिर के तैयार जैसे हो गई। पैकेज्ड उत्पाद नहीं थे, ना, आकर्षक सवाल ही बाजार नहीं नहीं है, थे, सवाल ही नहीं है। लेकिन लोग स्वस्थ थे लोग और स्वस्थ थे। कोई क्रोनिक डिजीजेस नहीं थी और लंबा जीवन जीते थे लोग। हाँ, तो ये आने वाली पीढ़ी इसको जज करेगी कि कौन-सा जीवन बेहतर था और क्या पहाड़ में इसको थोड़ा और बेहतर बना के कुछ सुविधाएँ जुटा के क्या यहाँ रहने लायक स्थितियाँ बनाई जा सकती हैं? इस पर विचार करेंगे, लेकिन मैं आपका ध्यान इस किताब में जो आपने वर्णन किया एक जंगल के स्कूल का, दूसरा स्कूल है आपका जहाँ आप कुछ महीनों पढ़ते थे, जी। उस स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए, वो किस तरह का स्कूल था? अच्छा, स्कूल इसमें एक तो मेरा पहला स्कूल था जो पहाड़ के गाँव में था मेरे। हमारे 2 गाँव थे। एक पहाड़ के स्कूल में और एक जो है जंगल की पाठशाला मेरी होती थी। वो मालभाबर का गाँव मैं कहता हूँ, जी। ककोड़ गाँव था हमारा, उसके आस-पास के गाँव थे। तो यहाँ के स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन दीपावली के बाद जो है ज़्यादातर हम अपने जानवरों के साथ निकल जाते थे और 5-6 महीने माल ककोड़ में रहते थे। वहाँ गर्म भी होता था और वहाँ हरा-भरा जंगल होता था, हमारे जानवरों के लिए खूब भरपूर चारा मिलता था, जबकि यहाँ पहाड़ों में बर्फ़ गिर जाती थी। तो इसलिए हुँ। पढ़ाई में भी वो जो पहला स्कूल था उसमें यहाँ उतने ही समय तक पढ़ा जाता था, दिवाली से पहले तक। उसके बाद वहाँ जाते थे। तो यहाँ भी पहले स्कूल नहीं था, जब मेरा नाम लिखाया गया तो वो एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में ही टीचर बैठते थे हमारे, पंडित जी कहते थे हम उनको, उन्हीं ने मेरा नाम लिखा था और वहाँ जाकर के पढ़ाई शुरू की थी उस समय। जी। सन 1950 में वहाँ पर शायद वो पक्की इमारत बनी, लेकिन जंगल की पाठशाला में तो कोई झोपड़ी भी नहीं थी और कोई इमारत थी ही नहीं। हुँ। वहाँ साल के पेड़ थे, बबूल के पेड़ थे, उसके अलावा सोनिया होता था, सोरिया के पेड़ थे और एक धार थी और उसी में साफ करके हम बच्चे सब चारों ओर से पत्थरों की उसकी लाइन बना करके उसमें कमेट डाल करके वहाँ बैठते थे। और ऊपर गाँव था एक पहाड़ पर, नैथन कहलाता था, वहाँ से एक मासाब आते थे वहाँ के बच्चों के साथ और नीचे ककोड़ और तली ककोड़ वहाँ से भी बच्चे आते थे। तो स्कूल में हम पढ़ते थे और उस स्कूल में आमतौर पर जो है ये तो आम बात थी कि हम जब वहाँ जाते थे तो बंदरों की पूरी दांग जा रही होती थी। 15, 20, 25 बंदर भी चले जा रहे हैं। जी। चिड़ियाएँ तो इतनी सारी होती थी वहाँ, खूब चहचहाती थी। पेड़ तो हुए ही। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने अपने जीवन में पहला एक विशाल बाघ वहीं देखा। हमारे माँ साहब ने कहा, उन्होंने कहा, "बहादुर बच्चे अपना हाथ खड़ा करें।" तो मैं था तो दुबला-पतला, लेकिन मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने बहादुर बच्चों को बुलाया और हुँ। उसके बाद इशारा करके उन्होंने सामने जो हमारे यहाँ का सबसे घना जंगल था, गैन का जंगल कहलाता था, हुँ, उसकी हुँ, ओर इशारा किया कि देखो जंगल का राजा चला आ रहा है। हुँ। और इतना बड़ा और बाघ जिम था। कॉर्बेट ने भी कोई यहाँ शिकार किया था, हाँ, आपने अच्छा, किताब में बाघ लिखा है। कहने ब आपने अच्छा याद दिलाया, क्योंकि बाघों से भरे हुए थे वो जंगल। वहाँ गैन का जंगल, उसके अलावा मेलगैर का जंगल और गाजवानी और जाने कितने जंगल तो वहाँ के हुए मालककोड़ के। उसके बाद यहाँ पहाड़ के। तो हमारी ये चौगढ़ पट्टी में सारा आता था। इस चौगढ़ पट्टी में सन 1930 तक, अप्रैल तक, यही महीना अभी शुरू हुआ,
तो 400 वारदात हो चुकी थी, 400 लोग मारे जा चुके थे। जी। तो इसलिए जो है उस समय वहाँ पर काफी बड़ा आतंक था। काफ़ी बहुत आतंक था। और उसके बाद कॉर्बेट आए थे और उन्होंने अप्रैल में ही, ये शुरू में ही पहले दूसरे हफ्ते में, उसमें उन्होंने उस आदमखोर को, वो बाघिन थी, उसको वहाँ मारा था। वो मेरे गांव के बगल में ही गलनी, मेरा गांव है कालाअगर, उसके साथ गलनी है। गलनी की ही धार के नीचे एक जगह है जिसके लिए मैंने बड़ी बचपन से मेरे मन में था, कहाँ मारा होगा, कहाँ मारा होगा। तो मैं उनकी किताब पढ़ करके सारा खोजते हुए गया और मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ कॉर्बेट ने उस बाघ को मारा था, मैनीटर ऑफ उस जगह सॉबर्न। को आपने खोज लिया। मैंने उसको खोज लिया और उसके बारे हम्म। में लिखा भी है थोड़ा। जी जी जी। तो और बाघ थे जिम वहाँ। कॉर्बेट ने जो उस समय लिखा, वो एक तरह से इस क्षेत्र का पहला इतिहास भी बना, लिखित इतिहास, क्योंकि बिल्कुल। ऐसे रिकॉर्ड्स में उस तरह से यहाँ की चीज़ों के बारे में नहीं था। हाँ तो मैं थोड़ा सा और लौटता हूँ आपके घर की ओर, खासकर मम्मी की ओर, जी माँ की ओर। और माँ को आपने अपनी पहली शिक्षिका कहा है, जी। तो क्या क्या सीखा माँ से? माँ, मेरी ईजा जो है वो मेरी पहली शिक्षिका थी। और मैं आज भी मानता हूँ कि मुझे जितना कुछ माँ ने सिखाया, आगे चल कर के वही पनपा, आगे चलकर वो किताबों में हो, हमारे जो गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने पढ़ाया हो, या मैं पुस्तकालयों से किताबें पढ़ता रहा, या रेडियो टेलीविजन जहाँ भी जो भी सुना। लेकिन उसकी जो मूल जड़ें हैं वो उस प्रकृति में ही मुझे लगती हैं। क्योंकि जो कुछ भी ज्ञान है वो इस धरती का, इस पूरी कायनात का, वो प्रकृति के गूढ़ रहस्य ही है। हम्म। और माँ, सबसे बड़ी बात यह है, माँ कभी स्कूल नहीं गई। माँ स्कूल नहीं गई, इसके बावजूद वो सारी चीज़ों के बारे में जानती थी, क्योंकि उसने अनुभव से सीखा था। और पहले उसने प्रकृति की किताब पढ़ी थी, उसके बाद उसने वही प्रकृति की किताब मुझे पढ़ाई। और वो हर चीज़ के बारे में बताती थी मुझे, चिड़ियों के बारे में, पेड़ों के बारे में। और एक बचपन से जो शिक्षा मिलती है, जैसे पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पेड़ रात को सो जाते हैं, और ये सब शिक्षा माँ देती थी। हम्म। चिड़ियों को पत्थर नहीं मारना चाहिए, हम नहीं उसमें करते थे। मैं बचपन से आदत है, मैं फूल नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, माँ कहती थी कि उसमें उनको भी तो पीड़ा होती है। ये उसने प्रकृति से सीखा था सारा। जी जी। तो माँ माँ के साथ एक बहुत ही अधिक लगाव मेरा था। और मैं आपको बताऊं उस समय का था कैसा, कि मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता था, तो कई बार मेरे पिताजी वो गए हुए होते थे बाल भावर, और मैं घर में माँ के साथ अकेला होता था। तब ये होता था कि माँ घास काटने जा रही है, वो गाजरे घूड़ काटने के लिए बड़ी दूर दूर तक जंगलों में जाती थी। प्रवासी पक्षियों का एक जिक्र इसमें है, नहीं, उसको, उनके हाँ, बारे में माँ बता उसी रही पर हैं। आ रहा हूँ। तो माँ जाती थी और उसके बाद मैं कहता था, माँ, मैं मुझे डर लगता है, मुझे स्कूल में छोड़ दो। तो तारे लगे होते थे, और माँ जब घास को जा रही होती थी तो मैं स्कूल के आंगन में बैठ जाता था। और उसके बाद जब स्कूल खुलता था तब बच्चे आते थे। जी। तो जैसे उस समय की जिज्ञासाएं थी, आपने कहा जैसे कि प्रवासी पक्षी, मलया चिड़ियाएं आती थी, मलया पक्षियों के झुंड आते थे, सैकड़ों के झुंड होते थे, और आके हमारे गेहूं के खेतों में बैठते थे। तब मैं माँ से पूछता था कि माँ, ये चिड़ियाँ क्यों आती हैं? तो कहती थी घाम तापने आती हैं। जैसे हम लोग माल भाबर जाते हैं ना, वैसे ही ये हिमालय की ओर से, वहाँ बहुत ठंडा हो गया है, तो उस ठंडे से बचने के लिए ये घाम तापने के लिए आ रही हैं। यहाँ खूब उन्हें खाना भी मिलेगा और घाम भी तापेंगी, और जब हम लौटेंगे और बुरोश खिल जाएंगे, तो वैसे ही ये भी अपने घरों को लौट जाएंगी फिर, जब बसंत आएगा। ये बताती थी, और आगे चल के किताबों में वही चीज मैं पढ़ रहा हूँ। तो मेरे लिए तो वो प्रकृति ही किताबों में फली फूली सारी। ठीक। तो अब थोड़ा सा आगे आते हैं। आप एक बड़े स्कूल में आते हैं, गांव के स्कूल से निकल कर, और वो स्कूल है ओखलकांडा में। जी और आज आप वहाँ की यात्रा करके भी आए हैं। हाँ। करीब 50 साल बाद आप उस स्कूल में गए थे, अपने स्कूल में, जहाँ से आपने कक्षा 6 से लेकर 12 तक की शिक्षा प्राप्त शिक्षा की। प्राप्त की, बिल्कुल। आपके भाई भी वहाँ शिक्षक थे। जी। तो उस समय के स्कूल के बारे में बताइए। उस समय कैसे गांव से स्कूल आते थे?
कैसा मुझे जीवन होता था एक छात्र का, वो बताइए। माँ चाहती थी, पिताजी भी चाहते थे कि मैं आगे पढ़ूं। जी। और मेरे जो बड़े भाई थे, मेरे दादा, वो वहाँ पर शिक्षक थे, तो उनका भी बहुत मन था। जब मैंने 5वीं कक्षा पास की गांव से, तो वो मुझे वहाँ ओखलकांडा ले गए। उस समय उसका नाम था पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज होता था, तो उसमें दादा पढ़ाते थे। तो मुझे साथ ले गए और वहाँ मैं दादा और भाभी माँ के साथ रहता था। और वहीं कक्षा 6 से, जैसे आपने बताया, 6 से मैंने 12 तक वहाँ पढ़ा। उस समय का जो माहौल था, उस इंटर कॉलेज को तब शांति निकेतन कहा जाता था पहाड़ का। वहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ कर के विभिन्न सेवाओं में गए। पढ़ाई इतनी अच्छी होती थी कि उसमें एक दूरस्थ गांव का, जैसे दया किशन भट्ट थे, उन्होंने इंजीनियरिंग में पास कर ली परीक्षा। हमें पहली बार पता लगा इंजीनियर बनते हैं, इसके लिए तो परीक्षा दे करके उसमें निकलना होता है। वो रुड़की में जो है निकले थे और इंजीनियर बने, और बाद में इफ्को के शीर्ष पद तक पहुंचकर वहां से रिटायर हुए। इसी तरह से कृष्ण आर्य हैं जो आईएएस, वो उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। वो इसी स्कूल से वो पढ़े। इसी स्कूल से पढ़े थे और हॉस्टल में रहते थे। छात्रावास था और छात्रावास में रह करके उन्होंने पढ़ा। वो आईएएस हुए इसमें से। इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा। और एक नवीन जोशी नाम से थे, वो पेपर टेक्नोलॉजी में देश विदेश में तमाम जगह गए और वहाँ से जो बैंक नोट का ये बनता है, कागज़ बनता है, इस कागज़ के विशेषज्ञ थे वो। इस तरह के और तमाम लोग हैं जो उस कॉलेज से निकले। उनमें से एक आप भी हैं। और आज जो कलागर का जो लड़का था, जो ओखलकांडा पहुंचा, वो एक बड़ा विज्ञान लेखक बना, जिसके आज 35 से ज़्यादा किताबें हैं। लेकिन आधार भूमि यही स्कूल था। तो मैं थोड़ा बिल्कुल। और विस्तार से उस समय के शिक्षक कैसे थे और छात्र का जीवन कैसा था, क्योंकि इस एरिया का सबसे पुराना ये स्कूल था, इंटर कॉलेज। उस समय इसने क्या रोल निभाया? ये कुछ प्रतिभाओं के नाम आपने लिए, लेकिन इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव इस स्कूल का रहा, समाज पर क्या प्रभाव रहा, वो थोड़ा सा। आपको मैं बताऊं, उस समय का जो माहौल आप कह रहे हैं, शिक्षा से कितना शिक्षक उसके प्रति समर्पित थे और किस तरह से पूरे इलाका, और बहुत गरीबी थी। सबसे पिछड़ी पट्टी मानी जाती थी चौगड़ पट्टी, और दूर दूर से, यहाँ से भी बिजोला पट्टी से भी आते थे, जगह जगह से बच्चे आते थे, पढ़ते थे। उस समय फीस देना ही बड़ा मुश्किल होता था। छात्रावास में जो बच्चे रहते थे उनको बारी लानी होती थी। बारी माने वो राशन लाते थे, अपना अपना जो है घरों से ला करके, और उसके बाद मेस में, और वहाँ खाना बनता था, वो खाते थे। जो गरीब बच्चे थे उनके लिए मेस अलग था। वो क्योंकि फीस नहीं दे सकते थे, राशन उतना जैसा चाहिए होता था वो नहीं ला सकते थे, तो वो जिस तरह का भी, मतलब मोटा अनाज ले आए, अपना दालें सरल सी जो मिल जाती थी उस तरह की ले आए, तो वो अपना खाना खुद बना सकते थे। और उन्हीं बच्चों में से मैं जो बता रहा हूँ, रुड़की और कहाँ कहाँ तक पहुँचे, ये सारे बच्चे हैं। माता पिता जो है वो बारी लाते थे, कई बार घोड़े में, कई बार अपने कंधे में, इस तरह से आटा चावल पहुंचा जाते थे। जहाँ तक शिक्षकों की बात है, तो शिक्षक एक तरह से अभिभावक थे उस समय। बच्चों को कक्षा में तो पढ़ाते ही थे, उसके अलावा भी कभी भी बच्चा जाकर के उनसे पूछता था, पढ़ता था। और वो उसमें आपने उसमें ओखलकांडा अगर देखा हो तो वहाँ बहुत बड़ा फील्ड है उसमें। शाम को सदा खेलते थे, खेल हॉकी, फुटबॉल और तरह तरह के खेल कूद होते थे उसमें, तो बच्चे उसमें भी भाग लेते थे। और उसके बाद जो स्थानीय वहाँ पे दुकानदार थे, वो भी अभिभावक की भूमिका निभाते थे, क्योंकि फीस वगैरह आना या राशन वो मुश्किलों से आता था, तो वो खुद भी मदद करते थे, उधार देते थे, बच्चों की फीस जमा कर देंगे, जब आएगी तो उसके बाद मिल जाएगा। ये एक इतना संगठित एक तंत्र बन गया था पूरा, कि स्थानीय लोग, स्थानीय दुकानदार, समर्पित शिक्षक, और वो बच्चे जिनका पढ़ने में, केवल पढ़ना ही उनका काम होता था, या फिर वो
प्रकृति में जा रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं या खेल कूद कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ ना बाजार होता था, ना कोई सिनेमा हॉल था, कुछ नहीं था। लेकिन एक बहुत ही समृद्ध पुस्तकालय जरूर था। उस पुस्तकालय में एक से एक बेहतरीन किताबें थी, और आज अगर मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो इसका श्रेय मैं उस पुस्तकालय को देता हूँ जहाँ से मैंने न जाने कितनी सारी किताबें पढ़ी। मानसरोवर के सारे खंड मैंने प्रेमचंद की कहानी को पढ़े थे, और उन किताबों को पढ़ करके ही ये हुआ कि मैं भी लिख सकता हूँ इस तरह से, क्या, और मैंने कोशिश की और मैं कहानियाँ लिखने लग गया उसमें। तो ये जो शिक्षा मिली, पुस्तकालय का योगदान है उसमें सबसे बड़ा। फिर हमारे शिक्षक जो थे, जिस तरह से वो पढ़ाते थे, उन्होंने उन जैसे कहानी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे मंत्रमुग्ध होकर के सुनते रह जाते थे। वो इतना डूब जाते थे उसमें, पढ़ाने में भी और सुनने वाला सुनने में। तो इस तरह का बहुत ही उस तरह का मतलब जो है होता था। 1936 में ये स्कूल बना था। आप किस सन में स्कूल में दाखिल हुए 1936 होंगे? ने 1934 में 34। 1934 में वर्नाकुलर स्कूल के नाम से अंग्रेजों ने उस समय खोला था। तब देश आज़ाद नहीं हुआ था। उसके बाद ये फिर आगे जाकर के गोविंद पंत इंटर कॉलेज बना, और फिर आगे जाकर के ये राजकीय इंटर कॉलेज हो गया, और अब वो अटल उत्कृष्ट। अटल विद्यालय के रूप में जो है जाना जाता है। जी। उसको वो श्रेणी दी गई है, उसमें है। आप किस सन में दाखिल हुए स्कूल? मैं कक्षा 5 मैंने पास किया था, और पास होने के बाद ही जब आया तो वो वर्ष था 1956। 1956। 1956, और उस समय का मैं आपको बताऊं, मैंने पहली बार जूता पहना। मैं बचपन से कभी जूता नहीं होता था, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं थी शायद। जंगलों में जाते थे, जानवर चराने भी जाते थे, तमाम पहाड़ों में घूमते थे आसपास, ये सब कुछ होता था। कक्षा 6 में जब यहाँ मेरा एडमिशन हुआ, तो मैंने नया जो है वो पैंट पहना, नई कमीज पहनी, और मेरे लिए एक कपड़े का जूता वो भी मैंने पहली बार पहना। तो ठाठ हो गए एक तरह से, और आकर तो के अगर हम स्कूल के योगदान की बात करें तो हाँ, एक सफल स्कूल उस समय ये था। बहुत सफल स्कूल था। उससे न सिर्फ प्रतिभाएं निकली बल्कि समाज का बड़ा गहरा लगाव उससे था, गहरा लगाव, उसका एक उदाहरण शिक्षकों का देता हूँ, लगाव था। उसका एक उदाहरण जी। देना चाहूँगा। वो उदाहरण ये है कि मेरे दादा ने जीवन भर वहाँ नौकरी की, और आखिर में वहीं पर टीचर क्वार्टर में रहते थे। और 1976 में शिवरात्रि के दिन वो बाहर नहाने को गए, और नहा के खड़े उठे, अचानक उनको अटैक आया, और उसके बाद उन्होंने अंतिम सांस वहीं पे ली थी, उसी क्वार्टर के बाहर अच्छा। क्यारी में। मैं ओह। वहां भी गया, अभी वहां जा करके देखा मैंने। तो उसमें आप विश्वास करेंगे कि क्या शिक्षा का और लोगों तक किस तरह का संदेश जाता था शिक्षा का वहां से। लोगों ने कहा कि ठीक है, इनका मूल स्थान जो है वहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेरे गांव के पैताने वहीं उनका शरीर ले जाया गया, और लोग कहते थे कि ऐसा कभी नहीं देखा कि दूर दूर के गांवों से लोग चले आ रहे हैं। जो भी सुनता था कि ये दीवान सिंह मेवाड़ी माँ साहब वो अब नहीं रहे, तो लोग घरों से आकर के, इतनी भीड़ कहते हैं कभी नहीं देखी गई पहाड़ में, इस तरह का इतना नहीं होता है कभी। तो उसको देख कर के तब लोग कहते थे कि देखो, क्योंकि वो गांव गांव में जाकर के लोगों से कहते थे। अच्छा, एक चीज और थी, दादा के पास कभी है ऐसा नहीं रहा, मुझे तो ले ही गए पढ़ाने के लिए, अपने अपने उसमें गांव से भी और दूसरे गांव से भी तमाम बच्चे, 7-8 बच्चे तो हम दादा के साथ घर में होते थे। घर में ही रह करके इतने बच्चे वो पढ़ रहे थे। अच्छा। और कई लोगों के लिए ये पहला प्रयोग मैंने देखा था कि उन्होंने पुअर बॉयज फंड बनाया था एक। ये पता नहीं आज लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं या नहीं, लेकिन उस समय के शिक्षकों को, मेरे दादा को 60 रुपए से शायद कम तनख्वाह मिलती थी। वो पुअर बॉयज फंड में हर महीने जमा करते थे, और वो गरीब बच्चे जो फीस नहीं दे सकते हैं, गाँव से आते थे, या माँ बाप आगे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो कैसे पढ़ेंगे। तो वो शिक्षक जो उसमें अपने पैसे जमा करते थे, वो फिर फीस देते थे, और उन बच्चों को मदद करते थे किसी तरह से कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। मैंने उस बच्चे को, जो कि बैंक नोट के लिए मैं कह रहा हूँ, जोशी जो थे, मैंने उनको रोते हुए एक बार देखा था कि मेरे घर वालों
का कहना है कि उनके पास पैसे नहीं, वो आगे नहीं पढ़ा सकते हैं। हम्म, तो सरपंच साहब जो होते थे उनसे पंचायत घर में उसके रहने का कुछ समय के लिए वहाँ इंतजाम किया और उसके बाद ठीक। छात्रावास में उसका किया। तो देवेंद्र जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी हम कालाअगर की बात कर रहे थे, हम उखल कांडा की बात कर रहे थे। अब आपकी दुनिया और आगे जाती है। हाँ हाँ आप बस तक पहुंचते हैं, रोड तक पहुंचते हैं। चप्पल पहनना तो आपने सीख लिया था, जूता पहनना सीख लिया था, और लाइब्रेरी भी आपने देख ली थी। लेकिन अभी एक नई दुनिया आपके लिए खुलनी शेष थी। इंटर करने के बाद आपने रुख किया नैनीताल का, डीएसबी कैंपस नैनीताल। तो थोड़ा बताइए कैसे आप नैनीताल पहुँचे, कहाँ से आपने बस पकड़ी, फिर उसके बाद आप नैनीताल के इस मशहूर कॉलेज के बारे में अपनी इसमें कथा बताइए। इसमें भास्कर जी एक बहुत मजेदार बात हुई। एक जो दुनिया सपनों की दुनिया थी उसकी एक हल्की सी झलक देखने का मौका मुझे सन 1958 में मिल गया। कैसे? मैं कक्षा 8 में पढ़ता था और हमारे जो प्रिंसिपल होते थे प्रधानाचार्य पूरन सिंह भाकुनी जी, जी। वो बहुत ही नवाचारी किस्म के और बहुत अच्छा अनुशासन प्रिय प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने एक शैक्षिक टूर तैयार किया कि हम दिल्ली, मथुरा, आगरा, वृंदावन ये सब घूम के आएंगे और बच्चों को लेके गए थे। तो दादा भाभी और मैं भी उसमें शामिल थे, कुछ और शिक्षक थे और कई विद्यार्थी थे। तो हम लोग गए तो आप सब और पहली बार तो पहली इतनी बार मैंने उसमें पहली बार ये मनाघेर जहाँ पर आप कह रहे हैं, मनाघेर पहली बार देखा। कोई बस का तो यहाँ पर मतलब बस की रोड थी नहीं, तो जंगलों को पार करते हुए देवस्थल के जंगल से और यहाँ से होते हुए आए थे। यहाँ बस आती थी जो पहाड़ पानी की तरफ से आती थी और यहाँ मनाघेर में मिलती थी। तो मैंने और मेरी भाभी जी ने पहली बार बस देखी सन 1958 में। वो पहली बस थी और हमें देख करके आश्चर्य होता था कि इतना बड़ा लोहे का जो है डिब्बा जैसा ये चल रहा है। हम्म फिर हम उसमें बैठे और बैठ करके हमने पहली बार रेल देखी और उसके बाद गए। और मजे की बात यह है कि हमें जब ले जाया गया, आपको लगता है कि मैंने नेहरू जी को देखा होगा। हम 3 मूर्ति भवन में नेहरू जी से मिले, हम राष्ट्रपति राधाकृष्णन से मिले, हम गोविंद बल्लभ पंत जी से होम मिनिस्टर उनसे मिले। इन सबसे हमारी भेंट हुई थी। हमने कमाल है। जंतर मंतर आप देखा, सीधे उखल कांडा से मतलब ओखल दिल्ली कांडा से और ये ये सब एक देख दुनिया आए। आप देखिए, लाल किला हमने देखा। हमने उस तो उस बच्चों को कैसा लगा उस समय? ये तो चमत्कार सारे था, मतलब चमत्कार था। सब कुछ रेल और और मैं उनमें से सड़क। हूँ जो कि कुतुब मीनार की 5 मंजिलों के ऊपर जा करके, हम में से कई बच्चे जा करके उसके शीर्ष पर खड़े हुए थे। और अब तो वहाँ जा भी नहीं सकते और फिर बाद में कुछ मंजिलों तक ही जाने की आज्ञा रही, लेकिन हम लोगों ने वो सब कुछ देखा था। हम्म, तो तब पहली बार ये पता लगा कि दुनिया ऐसे है, क्या क्या कुछ दुनिया में हो चुका है। तो ये एक भीतर से एक प्रेरणा इस तरह से, और शिक्षकों को भी, कि दुनिया कहाँ पहुंच रही है, कहते इससे सबको एक नई प्रेरणा मिली कि शिक्षा में नए प्रयोग उन्होंने किए होंगे। उन्होंने बच्चों पर और इस तरह से ध्यान दिया, वो कहाँ कहाँ तो तक काफी जो है। बड़ा सरप्राइज था बहुत ये बहुत एक्सपोजर बड़ा, विजिट। बिल्कुल और सही मायने में ये एक्सपोजर विजिट था, बिल्कुल जिसमें एजुकेशन भी थी और जिसमें बच्चों ने एक नई दुनिया नई देखी दुनिया देखी, और वो बिल्कुल। उसको जज भी किया। तो नैनीताल आ और जाते हैं। नैनीताल के लिए ऐसा हुआ कि उसके बाद जब 12वीं की परीक्षा मैंने पास कर ली, तो मेरे दादा ने मुझसे पूछा कि देवी तुम कहाँ पढ़ना चाहोगे, पंतनगर विश्वविद्यालय में या नैनीताल? तो पंतनगर का हमें पता नहीं था। और एक पीटी के बाद साहब थे, बोरा साहब, उनसे उन्होंने कहा कि आप रुद्रपुर से आते हैं, थोड़ा पता कर दीजिएगा कि कैसा है। तो उन्होंने बड़ा निराशाजनक ढंग से बताया था उसमें कि वो तो घुटने घुटने तक कचार में, सारे कीचड़ में लिपटे हुए मैंने बच्चे देखे और तमाम कुदाल और फावड़ा अपने कंधे पर रखे हुए। अरे इससे तो घर पे काम करने को, उन्हें पता ही नहीं था कि वो शिक्षा में प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, वो नहीं जानते थे। तो इसलिए ये वो, और दूसरा गर्मी बहुत पड़ती है वहाँ का, ये बताया गया। और नैनीताल का जो है हमारा सपना था। मैं अपने गांव से भी देखता था कि कभी कभी रोशनी दिखाई देती थी, वहाँ रात नहीं होती कभी, वहाँ कभी रात ही नहीं होती, वहाँ बिजली जली रहती है। वो बिजली कैसी होती होगी,
मैं तो कालाघर, बिजली आपने नैनीताल में देखी? मैंने नैनीताल में पहली बार बिजली देखी, क्योंकि गांव में तो मैंने छिलके में पढ़ा। कक्षा 5 तक हमने चीड़ के छिलके में जो उसकी रोशनी होती थी उसमें पढ़ा, वहाँ लम्फू भी नहीं था हमारे पास। जब ओखलकांड आए तो वहाँ लम्फू में पता लगा नई टेक्नोलॉजी आ गई, और वो लम्फू में पढ़ा हमने। फिर पता लगा अरे लालटेन, लालटेन को हम इतने इतने प्यार से उसके ये चिमनी साफ करते थे, और वो अखबार और राख और वो सब लेकर के चमक जाती थी। फिर हम लालटेन की रोशनी में पढ़ने लगे। और जब नैनीताल गया तो पहली बार देखा कि वहाँ तो जगमग रोशनी जो है वो बिजली की है। और पहली बार वहाँ जाकर के पता लगा कि जहाँ से, जिन गाँव से मैं होकर आया हूँ, तमाम जगहों से बच्चे आ रहे हैं, और यहाँ की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। वहाँ पहली बार सिनेमा देखा कि सिनेमा होता है। वो भी मुझे मेरे दादा ले गए थे एडमिशन कराने, तो पहली बार उन्होंने फिल्म दिखाई गंगा जमुना। एक और माँ साहब थे, तो हम लोगों ने वो फिल्म देखी थी पहली। और साहब बीबी और गुलाम लगी थी दूसरे सिनेमा हॉल में, लेकिन ये हुआ कि हमें टिकट गंगा जमुना का मिला था, वो उसको देखा। सिनेमा कभी देखा नहीं था, क्योंकि जी। सिनेमा होता हमें क्या पता। उसके बाद पता लगा कि यहाँ तो स्विमिंग भी होता है, ताल में तैर रहे हैं लोग। वहाँ रिंग थिएटर में स्केटिंग भी हो रही है। और तमाम इन लोगों से सुना कि पहाड़ों पे लोग चढ़ जाते हैं, दूर दूर तक सैर पर जाते हैं सब। तो वहाँ हमने ये सब कुछ सीखने का संकल्प तो किया। डीएसपी के शुरुआती दिन का अनुभव बताइए, शुरुआती दिन शुरुआती कैसे दिन रहे जब हम आपके? गए तो मैं थोड़ा सा लंबे बाल रखता था। और उसका कारण क्या था पता है आप? उसका कारण ये था कि हीरो मैं बनना चाहते थे मैं आप? सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को बहुत पसंद करता था। और उनके बालों की तरह मैं भी थोड़ा बड़े बाल रखना चाहता था। और मैं कहानियां लिखना चाहता था, मैं कविताएं लिखना चाहता था, लेकिन कविताएं उस समय मुझसे नहीं बन रही थी, लेकिन कहानियां लिख रहा था। तो वो लेखक बनने की धुन में एक मैंने बाल रखे हुए थे। तो वहाँ उतरते ही सबसे पहले वहाँ एक बार्बर के यहाँ गए, उसके शॉप में, और मेरे बाल छोटे करा दिए गए एक विद्यार्थी के रूप में। उसके बाद कोहली ब्रदर्स के यहाँ फोटो खींचा गया, पासपोर्ट फोटो। उसके बाद दादा मुझे कॉलेज ले गए और एडमिशन हो गया। उसके बाद वहीं से पढ़े हुए कुछ हमारे यहाँ के आए हुए विद्यार्थी थे जो वहाँ सीनियर थे, तो उन लोगों के साथ रहने का उन्होंने जो है रहने की व्यवस्था की, तो वहाँ रहने लगा। तो मैं कभी छात्रावास में नहीं रहा नैनीताल में, हम बाहर ही कमरा लेकर रहते थे। हम्म। बाद में मैं जगह जगह कमरे लेकर के रहा। और सदा ये ध्यान रखा कि मुझे मेरे शिक्षकों ने, मेरे भाई साहब ने, उन्होंने जो कुछ सिखाया है, जो जिन आदर्शों की बात करते थे, उन आदर्शों से ही शायद मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अन्यथा नैनीताल में ये बहुत कहा जाता था, नैनीताल की बच्चों हवा लग गई। और वो हवा लगना माना जाता था कि एक आध साल तो फिर फेल भी होंगे। तो हम्म। लेकिन वो इरादा हमारा नहीं था, तो इसलिए पढ़ना तो अनिवार्य था ही, लेकिन उसके साथ ही उस नई दुनिया की तमाम चीज़ों को सीखना भी ज़रूरी था। तो मैंने नैनीताल का ही मेरा दोस्त नवीन भट्ट, एक मेरा दोस्त था, तो हम दोनों एक कमरा लेकर रहने लगे। और हमने तय किया कि हम तो सब कुछ सीखेंगे, और हम सबको दिखाएंगे कि हम पढ़ने में भी पीछे नहीं हैं। तो हम बहुत खूब पढ़ते थे, मेहनत करते थे, और पास हुए, और लगातार पास होते रहे। मैंने बॉटनी में एमएससी किया, और नवीन ने जोलॉजी में किया। और वो सारी चीज़ें सीखी। हम पैदल, आज आज कितने लोग जाते हैं मैं नहीं जानता, हम्म। लेकिन मैं और नवीन चीना पीक अक्सर चले जाते थे। उसके बाद हम सात ताल जाते थे छुट्टी के दिन। हम्म। हम जो है भीमताल चले जाते थे, हम नौकुचिया ताल तक, ये सब पैदल चले जाते थे। और दुनिया को देखते थे। और मुझे चूंकि वनस्पतियों में, लाइकन में, मशरूम में, इन सब में इंटरेस्ट था, तो उनको देखा करते थे। नवीन कीट पतंग और तितलियों को देखा करता था, जूलॉजी में उसका इंटरेस्ट था। एक और बहुत बड़ी बात थी नैनीताल की, जो आज शायद नहीं दिखाई देता। जी। माल रोड में चलते हुए सारे बच्चे आपस में एक दूसरे से जनरल नॉलेज की बातें किया करते थे, हम सभी लोग। क्योंकि उस समय डीएसपी से एक जो प्रतियोगी परीक्षाएं देने का एक बहुत बड़ी परंपरा थी। और बहुत सारे उस समय के विद्यार्थी आईपीएस में, आईएएस में, पीसीएस में, प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस में, और कई सर्विसेज में इनमें निकले। हमारे पास वहाँ म्यूनिसिपल लाइब्रेरी थी,
लाइब्रेरी में नियमित रूप से जाते थे, अखबार पलटते थे, किताबें वहाँ देखते थे। और उसके बाद माल रोड में घूमने का मतलब ये होता था कि हम जनरल नॉलेज एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो वो एक तरह की तैयारी थी। माल रोड में घूमने के माने पर्यटकों को देखना और तमाम चीजें, मतलब केवल खाना घूमना उस ये नहीं होता था। ये होता था आपके कि समय में हमने भी वहाँ कुछ थिएटर करना है। थिएटर होता था कॉलेज थिएटर में? उस समय एक कैपिटल हॉल होता था, एक अशोक हॉल होता था और एक लक्ष्मी थिएटर होता था। वो माल रोड में ही था, वो किनारे। ये 3 सिनेमा हॉल थे उस मेरा आशय नाटक से है। क्या नाटक अच्छा हाँ, होते थे डीएसपी में? नाटक हमारे कॉलेज में होते थे। जी। और उस समय के जो कुछ सीनियर विद्यार्थी थे, उनमें बहुत अच्छे अभिनेता थे। वो और नाटक प्रतियोगिताएँ होती थी। साल में 1 बार, और वो बहुत ही प्रतिस्पर्धा उनकी बड़ी कड़ी होती थी। और विद्यार्थी ही अपने-अपने नाटक तैयार करते थे और एएन सिंह हॉल में नाटकों का कॉम्पिटिशन होता था। नाटकों की परंपरा थी उस समय। हुँ। और नैनीताल ने आपको बिगाड़ा नहीं, आपके जो आदर्श थे, हे मेरे आदर्शवादी मन, वो टूटा नहीं कहीं, कुछ बदला नहीं? कुछ तो बदला होगा? नहीं, यही मुझे लगता है कि शायद कहीं भीतर ये था कि 60 रुपए तनख्वाह में मुझे 100 रुपया भेज करके, कहाँ से 100 रुपया लाते होंगे, कैसे, किस तरह से, वो ट्यूशन भी उन दोनों रिवाज नहीं था, घर से कुछ मदद मिलती थी, पता नहीं। मुझे 100 रुपया भेजते थे मेरे दादा नैनीताल में, जिसमें से 50 रुपये 40 रुपये का खाना मिलता था। तो वो मैं देवी होटल में खाता था, बाद में मामू के होटल में खाता था, तो 100 रुपया देते थे उसमें से। हुँ। फीस दी जाती थी, तो 4-5 रुपए बच जाते थे। वो जेब खर्च होता था हमारा। उसी में हम जो है अपना खर्च चलाते थे। तो मेरे दादा कहा करते थे कि तेते पाँव पसारिए जेते लामी सौर। जितना है हमने उतने में ही सीखना चाहिए। हमारे पास जितने पैसे हैं उतने में खर्चा चलाना सीखना चाहिए। तो 4-5 रुपए में हम बढ़िया। उसी में तो अपना बड़ी चलाते थे खर्च। कठिन परिस्थितियों में आपके बड़े भाई आपको पढ़ा रहे थे हाँ, बिल्कुल। और पढ़ाई से कई आशाएँ थी। थोड़ा-सा मैं नैनीताल के दिनों की जो आपका जीवन था, उसमें आपके लेखन के अंकुर भी फूटे। जी, उसके बारे में थोड़ा लेखन के कैसे ये हुआ? अंकुर जो फूटे, वो अंकुरित तो हो गया था ओखलकांडा से ही, क्योंकि मैं वहाँ कहानियाँ लिखने लगा था और अपनी कॉपी में मैं कहानियाँ लिखता था और अपनी भाभी माँ को सुनाया करता था रात को खाना खाते समय। तो वो मुझे लगता था प्रेमचंद ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे तो लोग हमारे यहाँ भी होते हैं, तो कैरेक्टर्स के बारे में सोच के मैं लिखने लगा था। और फिर वहाँ पर एक चाय की दुकान थी खड़कदा की, उन पर मैंने एक व्यक्ति चित्र लिखा था कहानी के रूप में ही। वो उत्तर प्रदेश सूचना और जनसंपर्क विभाग की पत्रिका थी, मुखपत्र था, तो तिरपतगढ़ में छपी थी। और हुँ। जब उसकी प्रतियां मैंने अपने दादा को भी भेजी, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने खड़कदा को खुद वो कहानी सुनाई कि देखो आपके बारे में मेरे भाई ने क्या लिखा। वो बहुत खुश होते थे। ये हुँ। मेरा सौभाग्य था कि वो, तुम्हें रात दिन केवल पढ़ना है वाली बात नहीं थी। तब उन्होंने एक बार मुझसे कहा, मेरा भी बड़ा मन करता था, मैं अल्मोड़ा में भी था, पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि मैं भी कभी लेखक बनूं, पत्रकार बनूं, हुँ। लेकिन वो जिम्मेदारियों से नहीं कर पाया, इसलिए तुम लिखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत बड़ा बढ़ावा था हुँ। हमारे लिए। तो उसके बाद वो मैं लिख ही रहा था कि उस बीच अपने को अनुशासन में रखने के लिए और अनुशासन सीखने के लिए हमने एनसीसी ली। जबकि हम विज्ञान के विद्यार्थी थे, मैं और मेरा दोस्त नवीन भट्ट। हुँ। एनसीसी में रहते हुए एक बार हम परेड में थे, तो परेड में ही जब खड़े थे, उसमें विश्राम की मुद्रा में थे, तो पीछे से किसी ने मेरा हाथ हिलाया। उसने कहा, तुम देवेन एकाकी हो? मैं अपना नाम देवेन एकाकी लिखता था तब। अकेले रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हुँ। मैंने हुँ। कहा, हाँ, मैं देवेन एकाकी हूँ। तुम कहानियां लिखते हो? मैंने कहा, हाँ, लिखता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही है, मैं भी कहानियां लिखता हूँ। परेड के बाद मिलना, बातें करेंगे कहानियों की। तो बाद में भेंट हुई, उससे परिचय हो गया। तो एक ये कहानी लेखन आप के पहले लिए, से ही एकाकी थे और वो पहले से ही बटरोही थे, वो बटरोही थे। और शुरू में बन मैंने चुके थे। शुरू में मैंने पूछा भी, मैंने कहा बटरोही के माने क्या हैं? तो उसने कहा कि इसके कोई मायने नहीं है, इसीलिए मैंने ये नाम रखा है।
तो इसलिए जो है हम्म, हम लोगों की अच्छी दोस्ती हो गई, हम लोग लिखने लगे। उसके बाद हम लोगों ने एक एक बड़ा अद्भुत सा काम उस आपकी समय टोली हुआ। में कुछ और भी लोग थे? हाँ, हमारी टोली में, क्योंकि उसी बात को बता रहा हूँ कि हम लोगों ने एक संस्था बनाई उस समय। बटरोई और मैं ही आपस में बात कर रहे थे। हमने कहा यार हम कहानी लिख रहे हैं, कोई कविता भी तो लिखते होंगे, कोई चित्र भी तो बनाते होंगे, कोई डिबेट हम्म, में भाग लेते हैं, कोई स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, तो हम सब लोग क्यों नहीं एक मंच बनाए ऐसा और सब लोग हम मिला करें। वही बेचारा आते ही हम लोगों ने वो उसको एक प्रारूप दिया और उसके बाद बटरोही जो है वो प्रिंसिपल साहब से डॉक्टर डी पंत जी, उस समय वो बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे और जाने माने वैज्ञानिक थे, और प्रोफेसर सीबी रामन के अंडर उन्होंने पीएचडी किया था और वो अपने विद्यार्थियों से बहुत प्यार करते थे। तो उनके पास गए तो उनको बताया कि हम एक संस्था खोलना चाहते हैं, और वो क्योंकि वो सामान्य जैसे तरह से लोग सोचते हैं करते हैं उससे अलग होगा, हम्म। तो वो क्रैक्स होंगे। तो क्रैक्स हाँ, हम क्रैक्स संस्था खोलना खिसके हुए? चाहते हैं। तो पंत जी ने कहा ऐसा है, क्रैक्स जो है थोड़ा सा सुनने में कड़ा लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है, हम्म, इसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं, अर्थ नहीं बदलेगा, अर्थ वही रहेगा जो तुम चाहते हो, इसको क्रैंक्स कर देते हैं। तो उन्होंने एन जोड़ दिया उसमें। ये डॉक्टर डी पंत ने किया था। तो अच्छा। हमने कहा सर लेकिन सुपर क्रैंक फिर आप ही होंगे। कहने लगे ठीक है। तो हमने पैड छपाया उसमें, सुपर क्रैंक जो है डॉक्टर डी पंत, और उसके बाद क्रैंक के हम सब साथी। उसमें मैं था, बटरोही था। उसके बाद जो है एक चित्रकार मित्र मिल गया, सईद, मोहम्मद सईद जो है वो हमारा साथी बना। और उसके बाद एक दिन एक लड़का आया बीए का और कहने लगा कि मैं भी मेंबर बनना चाहता हूँ। हम लोग इंटरव्यू करते थे बीच में कि नहीं नहीं इस तरह के टैलेंट वाले बच्चे मिल सके। तो हमने कहा कि तुम क्या करते हो? कहने लगा तुम क्या करते हो? हम ही से पूछ रहा है। तो हमने कहा हम तो कहानी लिखते हैं, तो इसमें क्या बात है, मैं भी कहानी लिख लूंगा। हम्म, तो मैं कहानी लिख के दिखा दूंगा। हमने कहा ठीक है, फिर तुम जब लिख लो तो तब आना। अगले दिन वो आ गया कहानी लिखकर, और कहानी लिखकर उसने दिखाई। उस कहानी का नाम था खरगोश। और वो छोटा सा लड़का जो है, चुलबुला सा लड़का, उसका नाम था वीरेंद्र डंगवाल। अच्छा। वीरेंद्र मैं कह रहा हूँ। कवि वीरेंद्र डंगवाल भविष्य के? वो मैं देवेंद्र मेवाड़ी देवेन एकाकी हो गया था। वो कहने लगा यार ये तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं भी ये वीरेंद्र से वीरेन हो जाता हूँ। और वो वीरेन डंगवाल हो गया। और आगे अच्छा। चलकर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित वीरेन डंगवाल जो कवि है, वो हमारा साथी था, वो भी क्रैंक्स में शामिल हो गया उसके बाद। इसके अलावा आर एस टोलिया थे जो चीफ सेक्रेटरी भी रहे और तमाम बड़े बड़े पदों पर रहे, आईएएस में निकले थे। तो वो बहुत अच्छे चित्रकार थे। कैनवस पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाया करते थे। हमने पहला काम ये किया, द क्रैंक्स ये वीक मनाया। हम्म, क्रैंक्स वीक में हमने सबसे बड़ी पहले चित्रकला प्रतियोगिता और चित्रकला प्रदर्शनी लगाई। उस प्रदर्शनी में आर एस टोलिया, मोहम्मद सईद और सबके मैंने भी कोई चित्र बना के लगाए थे, और बहुत बहुत विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया। और खूब सारे आते थे, ये लोग पढ़ते थे। हम लोगों ने विजिटर एक बुक बना दी थी, उसमें सब लिखा करते थे। तो ये चीज़ हमारे प्रधानाचार्य डी पंत जी को बहुत अच्छी लगी इसमें से। फिर डिबेट कंपटीशन कराए उनमें से, और विषय भी उस तरह के हम रखते थे वहाँ। प्रेम विवाह जरूरी है या कि पारंपरिक विवाह, इस तरह के विषय लिए जाते थे। फिर कभी व्याख्यान करा रहे हैं तो उन दोनों अस्तित्ववाद की, सार्थ को नोबेल प्राइज मिला था, तो उसके बाद तमाम अस्तित्ववाद पर जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म पर इतनी चर्चाएं होती थी, तो हम लोगों ने वही विषय रखा। उस पर लोग आकर के उस पर व्याख्यान देने के लिए बुलाए जाते थे, कोई शिक्षक दे रहे हैं। तो ऐसे हम लोग करते रहे। कहानी प्रतियोगिता तो होती ही थी, और कहानी प्रतियोगिता में सबसे अच्छी बात ये थी कि जब मुझे कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला तो हिंदी विभाग के जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर विश्वभर नाथ उपाध्याय, वो बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, और लोग भी थे। तो उन्होंने कहा भाई ये लड़का कौन है? तो ये हुआ, ये तो साइंस का है, तो उसको बुलाओ यहाँ। तो ये तो कहानी, इसकी कहानी को पुरस्कार मिल रहा है। तो वो लोग मुझे बहुत अच्छा मानते थे। हम्म, इससे मुझे साहित्य से जुड़ने के लिए और एक एक बेहतर जो है माहौल मिला, एक संग साथ मिला। तो इसलिए जो है लिखने का, उसके बाद हम लिखने लगे तो एक बहुत ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आपस में होती थी भीतर से।
मैं कोई कहानी लिख रहा हूँ तो बटरोही जो है थोड़ा वो सोचती यार मतलब मैं भी आगे दूसरी लिखूं मैं उसकी तो। लेकिन जैसे आप कह रहे थे आप प्रेम विवाह क्यों होने हाँ चाहिए हाँ ऐसे टॉपिक तो बता रहे हैं, हाँ लेकिन क्रैंक्स में क्या गर्ल्स के लिए कोई जगह नहीं थी उस समय? बिल्कुल थी। उसमें जो सदस्यों के मैं नाम बता रहा था उसमें केवल दो तीन नाम बता पाया। उसमें मिताली गांगुली जैसे एक थी, वो लेखिका थी, वो कविताएं और कहानियां लिखती थी। उसमें बसंती बोरा थी जो बहुत ही अच्छी डिबेटर थी और वो तमाम डिबेट्स में से भाग लेती थी। फिर उसमें कई तरह के थे, जैसे मोहम्मद सईद था तो उसमें लॉयल करके भी एक साथी होता था। और तरह तरह के मतलब उसमें, ताकि जाति धर्म वगैरह की भी कोई बात ना हो, ये सब एक खुला समाज है हम लोगों का, विद्यार्थियों का, इस तरह का मंच बनाया गया था उसमें। जी, बढ़िया। ये नैनीताल के दिन थे। हाँ आगे चलते हैं। हाँ मैंने आपके किसी संस्मरण में पढ़ा कि आप फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहते थे। ये आपकी पहली वरीयता थी और उसमें आपने लिखा है कि आपने वो परीक्षा उत्तीर्ण भी की, लेकिन किसी कारण से आप उस सेवा के लिए में नहीं आ सके, जो भी कारण रहे हों। लेकिन आगे का संघर्ष शुरू होता है, फिर आप दिल्ली वो पहुंचते हैं। ये आगे के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि फिर मैं भास्कर जी देवेन आपको कहाँ जाता है? बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जंगलों से घिरे हुए गांव में पैदा हुआ था, पेड़ पौधों से सबसे बहुत प्यार करता था, वनस्पत विज्ञान में एमएससी किया, आगे चलकर बीएससी में मेरा बॉटनी उसमें भी पढ़ रहा था। तो जाहिर था कि मेरे मन में जो सबसे अधिक प्यार था कि मैं कहाँ काम करूंगा, नौकरी जब करूंगा कहाँ करूंगा, तो मुझे वन विभाग ही मन में आता था। इसलिए जो है, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि प्रतियोगी परीक्षाओं का बहुत एक रिवाज था उस समय सारा, तो मैंने प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा दी। कोई आईएएस पीसीएस सब दे रहे थे बच्चे, तो मैंने फॉरेस्ट सर्विस की दी। फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा दी और वो परीक्षा देने के बाद जो है उसमें एक तो लिखित परीक्षा होती थी, उसमें पास हो गए। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होता था, जो वाइवा होता था, उसके लिए इसमें लोक सेवा आयोग में जाना पड़ता था इलाहाबाद। वो परीक्षा होने के बाद तब फाइनल रिजल्ट आता था कि कौन बच्चे पास हुए। तो मैं पास हो गया था। मेरा जब रिजल्ट आया तो मैं प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस में पास हो गया और मेरिट में आ गया, अखबारों में नाम छप गया। अब हम रुके रहे कि अब चिट्ठी आएगी ट्रेनिंग के लिए। मेरे साथ के कई लोगों के आ भी गए, मेरी चिट्ठी नहीं आ पाई। तो बड़ी निराशा तो हुई। लेकिन एक चीज, मैं जिस तरह के जिस जिस गांव से और जिस प्रकृति के बीच से निकल कर आया था, वहां पर एक सर्वाइवल का एक जज्बा अपने भीतर होता है कि हार नहीं माननी है, सरवाइव करना है। जी। तो उसमें डिप्रेशन या अवसाद में न जा करके मैंने कहा ठीक है, ये नहीं तो कोई और सही। हाँ, हाँ। ये एक अपना एटीट्यूड बनाया और हमने कहा कि हम आगे देख लेंगे। तो पहला निश्चय ये किया कि मैं ठीक है अगले साल फिर दे देता हूँ, देखते हैं, इस बार चिट्ठी नहीं आई, अगली बार आ जाएगी। तो मैंने अगले साल फिर दिया और इम्तिहान दिया और उसके बाद मेरी उससे भी बेहतर मेरिट आई। फिर से रिजल्ट छप गया, फिर से फाइनल लिस्ट आ गई, सारे अखबारों में आ गया, छप गया। इसी की लेकिन शिकायत आपने धर्मयुग में की थी? नहीं, धर्मयुग में नहीं, दिनमान में। दिनमान में। शिकायत क्या, मतलब वो दर्द था एक कि जब नहीं, मेरिट गजब में जगह शिकायत की आपने। मेरिट में आ जाने के बाद भी जब कोई चिट्ठी नहीं आई, ये हुआ कि हद है कि अच्छा, हमारा इतना कोई वो नहीं था कि लखनऊ जाके, इलाहाबाद जा करके या कहीं मंत्रियों से या किसी, ये हम जानते नहीं थे, हम हुँ। ग्रामीण लोग थे। तो निराशा होती, लेकिन चूंकि जैसे मैंने बताया कि ठीक है अब नहीं तो क्या कर सकते हैं उसमें। तो उस समय एक शीर्ष संस्था कृषि की भारत की है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहलाता है पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में। दिल्ली। तो उसका विज्ञापन देखा मैंने, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में छपा हुआ था। तो उसमें एमएससी क्वालिफिकेशन मांगी थी, गुड सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास। तो मैंने वो फॉर्म भर के उनको भेज दिया कि मैं गुड सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास हो जाऊंगा, और मैं अभी रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन मैं इंटरव्यू के समय अपनी अंक तालिका जो है वो दिखा दूंगा, मार्कशीट
तब दिखा दूंगा। तो हम्म। बाकी मेरे साथियों ने कहा भी कि ये क्या तरीका, रिजल्ट आया नहीं है, एमएससी हो नहीं और अप्लाई कर रहे हो, लेकिन मुझे बुला लिया गया। और इधर फॉरेस्ट का तो चिट्ठी नहीं आई, हम्म। लेकिन मुझे पूसा इंस्टीट्यूट से चिट्ठी आ गई कि इंटरव्यू देने आए। तब मैं पहली बार दिल्ली गया और दिल्ली जाकर के परीक्षा दी, वो इंटरव्यू दिया। जी। और उस इंटरव्यू कमेटी के चेयरमैन प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। वो बहुत, स्वामीनाथन। हाँ, वो उस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वहां पर डायरेक्टर हो गए थे। तो वो कमेटी के चेयरमैन थे और कई सीनियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने जिन्हें सिलेक्शन हाल कर में लिया। भारत रत्न भी दिया गया है। हाल में उनको भारत रत्न मिला है और हम्म। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। और एक समय मैंने जो है सन 1968 में क्या अकाल पड़ेगा इस विषय को लेकर के मैंने उनसे किसान भारती पत्रिका के लिए मैंने इंटरव्यू लिया था। वो किसान भारती बाद में मैं 13 वर्षों तक उसे देखने लगा। आपने पूछा कि किस तरह से फिर आगे क्या हुआ, तो मैं पूसा इंस्टीट्यूट में गया, 3 साल वहां मैंने मक्का की फसल पर रिसर्च की। और तब अचानक मुझे पन्नगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति का एक पत्र मिला कि हमें आप जैसे हिंदी के विज्ञान लेखकों की आवश्यकता है। हम कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा हिंदी के माध्यम से देना चाहते हैं। और वो बड़े अनुशासन प्रिय और बहुत ही सख्त वाइस चांसलर थे। वो जो कहते थे वो करके दिखाते थे। हम्म। तो उन्होंने एक तो आप पन्नगर आ गए। अनुवाद प्रकाशन विभाग खोला और उसकी ओर से हमको लिखा था। तो मैंने पूसा इंस्टीट्यूट में अपना इस्तीफा दिया। मैंने कहा यहाँ तो लिखने पढ़ने का भी मिल रहा है, लेखक का ही काम करेंगे। और मैं छोड़ करके चला आया और आकर के पन्नगर विश्वविद्यालय में, और आगे चल करके 13 वर्षों तक मैंने वो किसान भारती का संपादन किया। किसानों से एक सीधा संवाद अपना स्थापित किया। और किसान मेले के समय तमाम किसान मिलने आते थे। वो काफी एक कृषि पत्रकारिता के हिसाब से उस पत्रिका को किसानों के कितना करीब जा सकती है और किसानों की भाषा में कैसे हम इसके विज्ञान की जानकारी को पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमने काम किया। हम्म। तो उसको खाली एक अंग्रेजी से हिंदी होकर के वाला ये नहीं, उस पर तो प्रयोग किए गए पन्नगर थे। विश्वविद्यालय तो देश का पहला कृषि पहला विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय था जी। और हरित क्रांति का श्रेय भी इसे दिया जाता है। हाँ, उस समय का विश्वविद्यालय कैसा था? किस तरह से काम करता था? क्या स्पिरिट थी उस समय साइंटिस्ट में? वो थोड़ा उस अगर समय बताएं। का पन्नगर कृषि विश्वविद्यालय माना जाता था विश्व के शीर्ष 5 कृषि विश्वविद्यालयों में उसका नाम होता था। भारत का तो था ही प्रथम। उसके अलावा उसका जो काम था, उसकी रिसर्च थी, उसके लिए ये था कि विश्व के 5 सर्वोत्तम कृषि विश्वविद्यालयों में से है। उसके जो ज़्यादातर जो वैज्ञानिक थे वही अध्यापक भी थे। वो पढ़ाते भी थे और फील्ड में रिसर्च भी करते थे। और बहुत बहुत बड़ी उपलब्धियां इस समय की, जो आपने कहा जैसे हरित क्रांति का भी श्रेय दिया जाता है। वास्तव में उस तरह का जो गेहूं क्रांति के लिए, जो हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं की क्रांति थी, उसमें जितनी तरह की उस समय किस्में तैयार की गई, उसके अलावा जो दूसरी धान की, डॉक्टर नंदा एक होते थे वो काम कर रहे थे। और मक्का की तमाम किस्मों पर काम हो रहा था, दलहनों पर काम हो रहा था, साग सब्जियों पर बेहतरीन काम हो रहा था, फलों पर बहुत काम हो रहा था। तो इस तरह से वहाँ पर रिसर्च का और शिक्षण का दोनों ही बहुत ही उच्च कोटि के जो है शिक्षा का स्तर जो है बहुत ही अच्छा था। तो और देश के विभिन्न कोनों से, और तमाम बच्चे विदेशों से आते थे। विदेशों से तमाम बच्चे आकर के पन्नगर में पढ़ने आते थे, विकासशील देशों के। वो बच्चे आकर के यहाँ पढ़ते थे। और उसी समय और खूब जमीन थी पन्नगर कृषि विश्वविद्यालय के पास, जो विडम्बना है कि आगे जाकर बिक गई, उसमें आज मल्टीनेशनल कंपनियां खड़ी है। लेकिन उसमें उनमें बड़े बड़े फार्म थे और उनमें बीज तैयार होता था। तराई बीज विकास निगम बनाया गया था, वो विश्वविद्यालय के ही सहयोग से बना। और तराई सीड्स के नाम से, तराई बीज के नाम से तमाम देशों में बीज भेजे जाते थे। और उस समय जहाँ जहाँ अकाल पड़ा देश में, उन जगहों को सारा यहाँ से बीज भी, अनाज भी, ये सब कृषि विश्वविद्यालय भेजता था। और
उस समय कृषि विश्वविद्यालय जो अनुशासन का स्तर था और रिसर्च का और शिक्षा का स्तर था कि बच्चे पढ़ने को तो आते ही थे, और नामी जो वैज्ञानिक थे और शिक्षक थे वो भी पन्नगर आना चाहते थे। ये माना जाता था कि अगर मैं पन्नगर में हूँ कहने पर अचानक दूसरा व्यक्ति सतर्क होता था। और उस समय इसकी इनकम इतनी थी, खुद अपने फार्मों से इतनी इनकम जनरेट की जाती थी कि उस पर अपना खर्चा विश्वविद्यालय खुद चलाता था। इसके सारे इनके अगर पुराने रिकॉर्ड देखे जाए तो उस समय आत्मनिर्भर था विश्वविद्यालय, वो हाथ नहीं फैलाना पड़ता था उनको वहाँ की किसी। लाइब्रेरी भी बड़ी हाँ, मशहूर। उसकी वजह ये थी कि ये लैंड ग्रांट सिस्टम का विश्वविद्यालय था कि जमीन आपको दी जाएगी, उसमें खुद पैदा करो और प्रोड्यूस को बेचो, उपज को बेच करके, और खुद जो है इनकम होनी चाहिए। आपने पुस्तकालय का पूछा, सर्वोत्तम पुस्तकालयों में से एक था वो। और वैसे पुस्तकालय अध्यक्ष जो है लाइब्रेरियन भी बहुत कम मिलते हैं। इतना अधिक उनका समर्पण था किताबों के प्रति, जितना और विषयों के प्रति। वहाँ जितनी तरह के विषय आप सोच सकते हैं उन विषयों के बारे में वहाँ किताब मिल जाएगी। रामतीर्थ जी थे लाइब्रेरियन, तो उसके उसी जैसा लाइब्रेरियन होंगे तो स्टाफ भी वैसे होगा। तो बहुत अधिक बच्चों का, हम लोग लगातार जाते थे। तमाम किताबें मैंने वहाँ पढ़ी, और तमाम उस समय धर्मियों, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत, कादम्बिनी, और इनमें दिनमान, रविवार सब में लिख रहा था मैं। तो मेरे अध्ययन का तो मुख्य जो वो जगह थी वो वही थी, पुस्तकालय, हमारी लाइब्रेरी विश्वविद्यालय, बहुत समृद्ध लाइब्रेरी। लेकिन इतना मशहूर विश्वविद्यालय हम्म। और एक संपादक का जो भूमिका थी, ये आपको बांध नहीं पाई। आप फिर आगे बढ़ जाते हैं, वो कुछ और चाहते हैं। कुछ तो विचलन था आपके जीवन नहीं, में। विचलन तो नहीं कहूंगा मैं उसको। हर इंसान अपने स्वप्न होते हैं उसके, और मतवाला कहेंगे। हर व्यक्ति उड़ान भरना चाहता है। मुझे 13 साल हो चुके थे वहाँ। इस बीच मैंने जर्नलिज्म में भी अपना जो है पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर लिया था, और 13 वर्षों से वो पत्रिका का संपादन भी कर रहा था। वहाँ कम्युनिकेशन के कोर्स शुरू हुए तो उसमें इंट्रोडक्टरी जर्नलिज्म मैंने 2 साल पढ़ाया। बच्चे थे उसमें और बहुत अच्छे विद्यार्थी भी निकले। दूरदर्शन में स्टेशन डायरेक्टर तक एक पीएन सिंह करके लड़का होता था, वो वहाँ तक पहुँचा। तो मैं टीचिंग भी कर रहा था, न्यूज़ सर्विस में खुद करता था। हालांकि न्यूज़ पब्लिकेशन कोई और देखते थे, लेकिन हिंदी की जो समाचार सेवा थी मैं खुद, सारे जितनी वहाँ पर की रिसर्च होती थी तो अखबारों को मैं खुद भेजा करता था। मेरा शौक था वो। तो वो खबरें छपाता था। आगे चल करके वो काम भी मैं देखने लग गया। ये सब कुछ तो था, लेकिन 13 साल हो गए थे, कहीं कोई प्रमोशन वगैरह की बात नहीं थी। तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी तो काम करता हूँ, जी। तो मुझे भी कहीं नई दिशाएं मिलनी चाहिए। तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा बाहर अप्लाई किया, और बाहर एक लोक सेवा आयोग, नहीं लोक सेवा नहीं, संघ लोक सेवा आयोग, जी। एक वहां से विज्ञप्ति निकली थी, कृषि मंत्रालय की थी, उनके विस्तार निदेशालय की, और संपादक का पद था। और एक बैंकों का, नेशनलाइज बैंक का, उस समय रिक्रूटमेंट बोर्ड होता था, तो रिक्रूटमेंट बोर्ड से पोस्ट निकली थी, तो मैंने उसमें अप्लाई किया। दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन पहले बैंक का आ गया तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। और सहयोग यह है कि मुझे 22 साल तक फिर उसी में पब्लिक रिलेशंस में मैंने काम किया। मैं मेन बैंकिंग में नहीं गया। मैंने कहा जो विषय मैंने चुना है मैं उसी विषय में काम करूंगा। तो मैं 22 साल वहाँ नौकरी करके चीफ पब्लिक रिलेशन से रिटायर हुआ वहाँ से। जी। और जी। उसके बाद जब नौकरियां ये हो गई, तो फिर एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक संस्था, स्वायत्त शासी संस्था विज्ञान प्रसार थी। तो वहाँ से मेरे पास एक चिट्ठी आई कि आपको हम फेलो के रूप में बुलाना चाहते हैं, आप अपनी सहमति दें। मैंने सहमति दी, और 1 साल में वहाँ रहा। वहाँ की एक पत्रिका विज्ञान की, उसका जो हिंदी खंड है उसका मैं संपादन करता रहा, और उसके अलावा
कई पुस्तकों का भाषा संपादन किया, कई पुस्तकों का अनुवाद किया। तो और उसके बाद 7 साल, फिर 1 साल, वो 8 साल मैंने ड्रीम 2047 नाम की पत्रिका थी वो, उसका भी संपादन किया। जी जी। उसके बाद में तो बहुत नौकरी हो गई, इसलिए जो है मैं स्वतंत्र लेखन का फील्ड मैंने चुना। मेरे पास कई विकल्प थे। हाँ, मैं लेखन पर आता हूँ। उसके बाद तो आप लेखन के लिए मुक्त हो ही गए, लेकिन आपकी पूरी यात्रा में ये समझ आता है कि त्रिपथका से जो शुरू हुआ था सफ़र, जी वो निरंतर जारी रहा। जगहें बदलती रही, काम बदलते रहे, लेकिन लिखना, पढ़ना ये सतत जारी रहा। जी तो इस लेखक यात्रा के बारे में, और मुख्यतः आप विज्ञान को आपने क्षेत्र चुना। हालांकि और भी कहानियां आपकी हैं, लेकिन जो बहुतायत आपका जो साहित्य है उसमें विज्ञान लेखन है। हिंदी में विज्ञान लेखन है, जिसकी की बड़ी कमी हिंदी साहित्य में है। सरल भाषा में जटिल विज्ञान पढ़ने को नहीं मिलता। ये काम आपने करने की सोची और ये एक बड़ा आपने लक्ष्य अपने सामने रखा, जी और वो कर भी दिखाया है। और आज हिंदी उतनी गरीब नहीं है विज्ञान के मामले में, साहित्य में, जितनी पहले होती थी। कुछ ही नाम हैं, लेकिन आपका जो योगदान है वो काफ़ी बड़ा योगदान है। तो इस लेखक की यात्रा के बारे में आप थोड़ा-सा बताइए, और ये किस तरह का लेखन का आपने इसकी अपना जो शैली है, जी कैसे ये विकसित हुई? इसकी शुरुआत, जैसे आपने बताया, खड़गदा मैंने शब्द चित्र लिखा था। मेरी कहानी भी उसके बाद युवक पत्रिका आगरा में छपी थी, ये मैं लिख रहा था। उसके बाद कहानी में कहानियाँ आती रहीं, माध्यम में छपी, नई कहानियाँ में छपी, उत्कर्ष में छपी, ये कहानियाँ छप रही थी। 1965 में मैंने विज्ञान का लेख, जब मुझे मुझे लगातार लगता था कि विज्ञान इतना रोचक है, क्यों उसको इतना दुरूह कठिन बताया जाता है, जबकि ये विज्ञान के प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का ही तो पता लग रहा है, और वो पता आम लोगों को नहीं है। तो उनको बताया जाना चाहिए, लेकिन किताबें तो अंग्रेजी में हैं सब। और अगर कोई हिंदी में पढ़ते भी हैं तो वो कुछ ऐसा पाठ्य पुस्तक का लिखा हुआ होता है कि उससे समझ में नहीं आता कि है क्या। तो मुझे लगा कि ये मुझे बताना चाहिए। तो मैंने पहली बार 2 लेख लिखे। एक के लिए तुलसी की पंक्ति का इस्तेमाल किया मैंने, जान शरद ऋतु खंजन आए। वो माँ जो मुझे मल्लिया चिड़ियों के बारे में बताती थी, जी। वही मेरे मन में घूम रहा था, और अब मैं बर्ड माइग्रेशन के बारे में जानता था। तो इसलिए बर्ड माइग्रेशन पर मैंने लिखा, जान शरद ऋतु खंजन आए। और एक शीत निष्क्रियता पर लिखा कि जब अथाह कड़ाके की ठंड पड़ती है तो उसमें ये सारे सांप और कीड़े मकोड़े, चूहे चुचंदर सब कहाँ गायब हो जाते हैं, उसके बारे में लिखा। तो वो दोनों लेख मैंने भेजे थे। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में। वो लेख मैंने विज्ञान जगत नाम की विज्ञान पत्रिका, उस समय 2 पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण छप रही थी, आगरा से विज्ञान लोक और इंडियन प्रेस इलाहाबाद से विज्ञान जगत। मैंने विज्ञान जगत के संपादक को भेजी, मैं नहीं जानता था कौन है, संपादक का नाम भेज दिया कि, लेकिन उसके साथ ही मैंने एक पत्र लिखा कि मैं हिंदी में विज्ञान लिखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लेख कौन छापेगा मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपको भेज रहा हूँ, और पता नहीं आप प्रकाशित करेंगे नहीं करेंगे, ऐसे मतलब मैंने संशय में लिखा था। जी। तो मुझे उत्तर अंग्रेजी में आया। बाद में पता लगा कि वो उसमें चिट्ठी में देख करके कि वो ला मार्टिनियर कॉलेज लखनऊ में पढ़ाते थे, और प्रोफेसर आर.डी. विद्यार्थी संपादक थे। तो उनका पत्र जो आया, उन्होंने लिखा कि तुम्हारे दोनों लेख मिल गए हैं, और मैं अगले संयुक्तांक में दोनों लेख प्रकाशित कर रहा हूँ, और तुम जो कुछ भी लिखो हिंदी में विज्ञान में जो भी लिखोगे वो मुझे भेजना, मैं उन्हें प्रकाशित करूंगा। उसके बाद एक पंक्ति उन्होंने ऐसी लिखी थी जो जिसने मेरे भीतर विज्ञान की लौ जगा दी। उन्होंने लिखा था कि और ये मत भूलना कि हो सकता है भविष्य में तुम स्वयं एक विज्ञान लेखक बनो। मैं विज्ञान लेखक बन ये सकता हूँ? आरडी विद्यार्थी। ये प्रोफेसर आर.डी. विद्यार्थी ने लिखा था। मैं हैरान रह गया, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं बार बार मेरे भीतर जैसे जैसे फूल खिल जाते थे एकदम से कि मैं विज्ञान लेखक बन सकता हूँ, मैं भी लेखक बन जाऊंगा। और मैं विज्ञान पर फिर और अधिक लिखने लगा।
क्योंकि उसमें कम लोग लिख रहे थे। साथ ही मैं जो विज्ञान पढ़ता था मुझे लगता था कि इसको कुछ और सरल रूप में भी तो कहा जा सकता था, बताया जा सकता था, इतना कठिन क्यों लिखा होगा। उस समय के तमाम लेखक थे जो लिख रहे थे, बहुत अच्छा लिख रहे थे, लेकिन वो वैज्ञानिक जानकारी सूचनाएं बहुत होती थी, लेकिन सरसता लेखों में उतनी नहीं दिखती थी। और उस हमारे धर्मियों के सामने हिंदुस्तान नवनीत वगैरह में सब में आ ही रहे थे। तो मैंने ये तय किया कि मैं सरस विज्ञान लिखूंगा, विज्ञान के तथ्यों से कतई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये मैं मान के आज भी चलता हूँ। विज्ञान अपनी जगह रहेगा, अतिशयोक्तिपूर्ण या सनसनीखेज विज्ञान मैं नहीं लिखता हूँ, लेकिन जो कुछ विज्ञान का तथ्य है उसको एक साहित्यिक सरसता के साथ मैं आम लोगों को एक रोचक भाषा में समझा सकूं। ये तब संभव है जब आपके पास तथ्य है और विज्ञान को पूरी तरह से आपने समझा है कि आपको क्या बताना है। इसके बाद क्या आपके पास राइटिंग क्राफ्ट है? अगर आपके पास लेखन कला है तभी आप लिखेंगे, अन्यथा तो आप टूटा फूटा अनुवाद कर रहे होंगे अंग्रेजी से, उसको मैं विज्ञान लेखन मैं नहीं मान सकता कि, क्योंकि वो उसमें आपने कला नहीं अपने है किसी लेखन की। को खुद ही कहीं परिभाषित किया है जी कि आप साहित्य की कलम से विज्ञान रचते हाँ, हैं। मैं साहित्य की कलम तो से उसके विज्ञान पीछे लिखता यही हूँ। जरूरत थी कि इसको वो इसलिए सुगम कहता बनाया हूँ जाए, कि सबके लिए बनाया जाए। वो इसीलिए कहता हूं मैं, ताकि विज्ञान को, साहित्य की जितनी विधाएं हैं, जो शैलियां हैं, हम उसमें लिखें उसको। क्यों नहीं विज्ञान का नाटक आ सकते हैं? विज्ञान कथाएं क्यों नहीं लिखी जा रही हैं? विज्ञान के गीत क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं? विज्ञान के कविताएं बहुत अच्छी लिखी जा सकती है। वैज्ञानिकों की जीवनी हमें खाली एक पाठ पढ़ा दिया जाता है, लेकिन वो कहाँ से संघर्ष करके किस तरह उस वैज्ञानिक आया ये नहीं उसमें पता लगता है कहीं भी। तो बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रेरणादायक जीवनियां लिखी जा सकती हैं। और जैसे इनको लिखा है, साहित्य अकादमी से सम्मानित हुए हैं डॉक्टर नार्लिकर, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और उसी में साहित्य अकादमी का सम्मान उनको मिला। जी तो वो आत्मकथात्मक भी लिखा जाना चाहिए। तो मैंने ये किया कि अपने विविधतापूर्ण लेखन शुरू किया। और संयोग से मेरे एक साथी ने एक बार मुझसे कहा कि आप एक लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए कि आपने कितनी पत्र पत्रिकाओं में लिखा होगा, इससे आपकी लेखन की व्याप्ति का पता लगता है। मेरा ध्यान इस ओर नहीं गया था, लेकिन मैं जब उनकी बात सुनी तो मैं अचानक मुझे लगा कि वास्तव में ये तो बड़ी अच्छी बात। मैंने सूची बनाई तो लगभग 73 पत्र पत्रिकाओं में मैं छपता रहा हूँ। 73। 73 वो आपके मध्य प्रदेश के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, वो हिमाचल के भी हैं, वो दिल्ली के तो हुए ही, और कलकत्ता वहाँ से रविवार और इन पत्रिकाओं में सारे इनमें भी छपे। तो इस तरह से विभिन्न प्रदेशों में और जहाँ से भी पत्रिकाएं निकली, जितनी भी अग्रणी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं रही हैं, अखबारों में भी लिखता रहा, तो मैंने उसमें लिखा। और मैंने विविधतापूर्ण विज्ञान कथाएं लिखना शुरू किया, कविताएं और गीत भी लिखे, विज्ञान के नाटक लिखे, पत्र शैली में भी विज्ञान में लिखता हूँ। अभी कुछ पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल हुई हैं उसमें, कि बच्चे के नाम चिट्ठी लिख करके मैं विज्ञान के एक जटिल, जैसे सुरक्षा कवच के बारे में है कि ओजोन की परत हमें कैसे बचाती है, जी तो उसके लिए बच्चे को चिट्ठी लिख करके वो पत्र माध्यम से भी उसको बता रहे। संस्मरण लिखे, विज्ञान लेखकों के संस्मरण लिखे। हमारे जी अग्रज जो थे, गुणाकर मुले हो गए, रमेश दत्त शर्मा, प्रेमानंद चंदोला, और इस तरह के तमाम जो हमारे विज्ञान लेखक रहे हैं, उनके बारे में, क्योंकि उनके बारे में आगे कोई बात न हो तो उनको तो भूल जाएंगे लोग। गुणाकर मुले जी ने बहुत ही विपुल साहित्य रचा और उनका बड़ा विद्वत्तापूर्ण लेखन है, या और उनको उनको लगभग सभी पुस्तकालयों में उनकी पुस्तकें हैं तो लोग जानते हैं। जी लेकिन मैं अपने योगदान में एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहूंगा कि मेरा वास्तव में क्या योगदान है। जो मेरा स्वप्न था, क्या वो पूरा हुआ? मुझे संतोष है कि वो पूरा हुआ है, क्योंकि मैं जो रोचक और सरस विज्ञान साहित्य की कलम से लिखना चाहता था, मैंने वो लिखा। और उसके लिए लगभग सारे ही जो 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 पीठ पे थपकी दी जा सकती है पुरस्कार के रूप में कह लीजिए, जिस तरह भी, वो मेरी पीठ पे थपकी दी गई है। और मुझे वो विज्ञान लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, उन सम्मान मिले हैं। जी तो जी
उससे तो साबित होता ही, लेकिन मेरे अपने पाठकों का एक वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है। मेरा बहुत बड़ा वर्ग है। वो मेरी पुस्तकें मंगाते हैं, पढ़ते हैं, मेरे लेखों पर उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, वो पढ़ते हैं, वो जगह जगह जहाँ जी, मैं जाता हूँ, व्याख्यान तो देने ये जाता हूँ। आपका लेखक, विज्ञान लेखक का एक जर्नी है। एक चीज रह गई है उस जर्नी में, जी, जी। वो आप जो अचानक मुझे रिटायरमेंट के बाद ध्यान आया। मैंने कहा मैं केवल बैठा हुआ लिखता रहता हूँ, मैं बाहर पब्लिक में जाकर के क्यों नहीं बताता हूँ, मैं मैं बच्चों उसी के जर्नी पास। की ओर आ रहा था अच्छा। कि आप बच्चों के लिए हाँ स्टोरी टेलिंग करते हैं, विज्ञान की कथाएँ कहते हैं, जी। देश भर में घूमते हैं हाँ और जगह-जगह से आपको स्कूलों से, विश्वविद्यालयों से आमंत्रण आते हैं, हमारे यहाँ सुनाइए, हमारे यहाँ सुनाइए। उसके बारे में ही मैं जब इशारा कर रहा था। जब मैंने किस्सा गोई के बारे में पढ़ा, दास्तान गोई के बारे में पढ़ा, और कुछ मैंने लोगों के परफॉर्मेंस देखी भी, तो मुझे अचानक ये लगा कि विज्ञान की कहानियां कोई नहीं सुनाता। इतनी रोचक रोमांचक कहानियां होती हैं, वैज्ञानिकों के जीवन का संघर्ष होता है, एक खोज कितनी कोशिशों के बाद कैसे एक खोज सामने आती है, इसके बारे में तो कोई नहीं बोलता है। इसकी कोई किस्सा गोई क्यों नहीं हो सकती, इसकी कोई दास्तान गोई क्यों नहीं हो सकती। तो मैंने किस्से लेकर के, उन रोचक किस्सों को लेकर के मैंने कोशिश की कि मैं वो कहानियां किस्सा गोई की अपनी शैली, मैंने कहीं कोई ट्रेनिंग तो ली नहीं, इसलिए स्वतः ही अपना करना शुरू किया। और मैं धीरे धीरे सब जगह जाता रहा, दिल्ली के कई राजकीय विद्यालयों में जो है उनमें गया। एक एनजीओ थी, एक संस्था बुकरू, उसने मुझे मौका दिया, 10-12 स्कूलों में मैं। तो मुझे लगा कि बच्चों की कितनी अधिक रुचि है, बच्चे सुनना चाहते हैं वो विज्ञान, वो किताब में कितनी रुचि है वो मैं नहीं जानता, लेकिन सुनना चाहते हैं वो। तो इसलिए मैं जो है दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में, दूर दूर तक आदिवासी क्षेत्रों में भी, मध्य प्रदेश के आदिवासी बच्चों के पास मैं बहुत गया हूँ, सतपुड़ा के जंगलों में, रेजिडेंशियल विद्यालयों में, उनमें। और वो बच्चे उस विज्ञान को सुनते हैं और अक्सर मुझसे कहते हैं कि विज्ञान हमें ऐसे ही क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। और वास्तव में विज्ञान पढ़ाने के लिए और विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के लिए हमको उसे सरस बनाना ही होगा, हमको उसे पठनीय बनाना ही होगा। तो जटिल भाषा में कॉमा फुल स्टॉप के साथ रट के रटंत विद्या में ये नहीं हो सकता, क्योंकि तब बच्चे उसकी जो मूल आधार है, उसके फंडामेंटल्स को समझ नहीं सकते। उसके लिए जरूरी है कि आप उस विज्ञान को समझाइए। गीतों में भी बच्चों से बात करते हैं, कोई गीत अगर आपको याद आता हो? मैं अक्सर बच्चों को ले जाता हूँ सौरमंडल की सैर पर। और सौरमंडल की सैर में 8 ग्रहों से और बौने ग्रहों से मिल करके वापस आते हुए एक धूमकेतु जो है वो साथ साथ कहीं दूर चला जा रहा है, उल्का पिंडों से बचाते हुए जब आ रहे होते हैं, तो अचानक मैं बच्चों से पूछता हूँ कि अरे, वो दूर उस काले आकाश में तुम्हें कोई एक नीला गोला दिखाई दे रहा है, हमारी पृथ्वी। बच्चे बहुत खुश होते हैं। हम वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, और मैं अपने अंतरिक्षयान, मेरा अंतरिक्षयान जो है वो कल्पना अंतरिक्षयान है, उसका मैं प्रवेश कराता हूँ वायुमंडल में, और बच्चों को बता देता हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक समय होता है, क्योंकि इसमें घर्षण से आग लग सकती है और अंतरिक्षयान जो है भस्म हो सकता है, लेकिन हमारे अंतरिक्षयान पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और मैं सुरक्षित उनको आगे लाता हूँ, और नीचे भारत देश दिखाई दे रहा होता है। तब मैं उनसे कहता हूँ, देखो देखो नीचे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, देखो सिर पर जैसे मुकुट पहना हुआ हो, इतना एक खूबसूरत हिमालय जो है वो मुकुट की तरह से साफ सुकीला हिमालय चमक रहा है, उसमें कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, उन पहाड़ों से निकलती हुई नदियां बह रही हैं, कितने घने जंगल हैं जगह जगह, कहाँ उनमें न जाने कितनी तरह की रंग बिरंगी चिड़ियाएं उड़ रही होंगी, चहचहा रही होंगी, कितनी रंगीन तितलियां उड़ रही होंगी, है ना, न जाने कितने लाखों तरह के कीट पतंगे उड़ रहे होंगे। तो पता है तुम्हें कि इसको देख करके वर्षों पहले जब हमारे अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, हमारे प्रथम अंतरिक्ष यात्री, तो उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूछा था, राकेश जी, अंतरिक्ष से हमारा देश भारत कैसा दिखाई देता है? तो उन्होंने क्या कहा था पता है? राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं इसमें से, कि खुश तो होते हैं, और मैं उन्हें
सुरक्षित रूप से धरती पे लाता हूँ, तब उनसे मैं सवाल पूछता हूँ। वो क्या सवाल ये पूछता हूँ कि हम अरबों किलोमीटर दूर तक हो आए, पूरे सौरमंडल के सीमांत तक हम हो आए, क्या तुमने कहीं कोई चिड़िया देखी? नहीं, हमने नहीं देखी। क्या कहीं कोई तितली देखी? नहीं देखी। कहीं कोई पेड़ पौधे, लहलहाती फसलें, कहीं कुछ देखा? कल-कल बहती हुई नदियां देखी? कहीं झरझर बहते हुए झरनों की आवाज सुनी क्या? कुछ भी नहीं, हमने तो नहीं देखा। कहीं आसमान में उड़ते हुए परिंदों को जो है तुमने कहीं नहीं देखा। तो दोस्तों, यह तो सब कुछ कहाँ है? तो वो कहते हैं हमारी धरती में, हमारी पृथ्वी में। तो फिर हमारी पृथ्वी में जो है ये चीजें रहेंगी तो तभी तो हम दिखा पाएंगे। हम आजकल तुमको चीता नहीं दिखा सकते क्योंकि भारत में है ही नहीं चीता। चीता यहाँ जैसे खत्म हो गया। दिल्ली राजधानी है, वहां गौरैया खत्म हो रही है, वो नहीं दिखाई दे रही है। तो जब हम नहीं दिखा पा रहे हैं तुमको, तो कल तुम अपने बच्चों को क्या दिखाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं कई चीजें और गायब हो जाएंगी? तो उन सबसे प्यार करें हम, उन जीव जंतुओं से, उन पेड़ पौधों से, उन वनस्पतियों से। इसके लिए हमें जीवन से प्यार करना होगा, जो भी जीवन इस धरती पर है। तो जो अभी भारत हमें ऊपर से दिखाई दे रहा था, उसको देखते हुए चलो जीवन का गीत गाते हैं। तो फिर हम जीवन का गीत गाते, सारे बच्चे मिलके मेरे साथ गाते हैं। तो आपने गीत की बात कही, तो वही लाइनें मुझे याद है, मैं आपको सुनाता हूँ उसमें। वो गीत इस तरह से है। जीवन तेरे रूप ने, जीवन तेरे रूप ने, जीवन तेरे रूप ने, धरती के आंचल में फैले तेरे नाना रूप, धरती के आंचल में फैले तेरे नाना रूप, जल में थल में और हवा में, साया हो या धूप, कहीं ऊंची पर्वतमाला, हिम से ढका हिमाला, कहीं ऊंची पर्वतमाला, हिम से ढका हिमाला, ठंडा रेगिस्तान कहीं और तपता रेगिस्तान कहीं, ठंडा रेगिस्तान कहीं और तपता रेगिस्तान कहीं, कहीं घने हरे जंगल, कहीं घने हरे जंगल, कहीं भरे गहरे दलदल, कहीं घने हरे जंगल, कहीं भरे गहरे दलदल, तीन तरफ सागर का जल, तीन तरफ सागर का जल, हर तरफ जीवन की हलचल, हर तरफ जीवन की हलचल, जीवन है बस एक, रूप हैं अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक, कहीं पंछी कलरव करते, कहीं गुनगुन भौरों का गुंजन, कहीं पंछी कलरव करते, कहीं गुनगुन भौरों का गुंजन, कहीं हिरन कुलाचे भरते, कहीं हिरन कुलाचे भरते, हर तरफ जीवन की धड़कन, हर तरफ जीवन की धड़कन, जीवन है बस एक, रूप हैं अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक। ये कमाल, सुनाते कमाल, कमाल। ये तो अद्भुत है और किसी भी बच्चे को और बड़े को समझ और आएगा। सब मिलके गाते हैं वो साथ में बच्चे, तो और वो एक बहुत पूरा आनंद माहौल आया देवेन बदल जी। जाता है पूरा। हमारी बातचीत लंबी हो गई है, इसको और लंबा किया जा सकता है। आपसे बात करने में इतना मज़ा आता है कि मन ही नहीं करता इसको किसी बिंदु पे छोड़ें। लेकिन आप 80 के हैं और 50 साल बाद आज आप अपने स्कूल आए और हम लोग यहाँ ठंड में इस ठंडी जगह बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं और अगले किसी मोड़ पर, और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप और अच्छा लिखें और सरल लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए लिखें और उन तक पहुँचें। आपके दीर्घायु होने की हम कामना करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।